हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस को मेरा नमस्कार। गाइज, आपको सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। नई डेट अब आपके पास आ गई है 10 अक्टूबर। लक्ष्य अब 10 अक्टूबर पर होना चाहिए कि 10 अक्टूबर से पहले पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर देना है। ये सुनहरा मौका है, चांस मिल गया है आप लोगों को। ऊपर वाले ने आपको एक चांस दिया है, स्पेशली उन लोग को जिन लोग की किसी वजह से, चाहे हेल्थ को लेकर हो या किसी भी XYZ कारणवश हो, कि जिनकी प्रिपरेशन जो है वो अभी अच्छी नहीं हुई थी। इस दौरान मौका मिल गया है आपको प्रिपरेशन अच्छी करने का, मौका मिल गया है सिलेक्शन पाने का, मौका मिल गया है कि आज की डेट में जिन भी लोगों के फैमिली मेंबर्स परेशान हैं, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे इनकम को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर परेशान हो, आप उनकी परेशानी खत्म कर सकते हो। मौका मिल गया है 2021 को क्रैक करने का। 4 महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है, तगड़ी तैयारी करो। कल एक वीडियो डाला था मैंने, जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया है उसमें मैंने पूरी बुक्स आपको बताई हुई है कि क्या क्या किताबें पढ़नी है। लोग गलती करते हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। अरे किताब पढ़ लो, सिलेक्शन किताब पढ़ने से ही होगा। जिन भी जो टॉपर्स हैं, क्या कोई टॉपर ऐसा मिला है जिसने कोई भी किताब नहीं पढ़ी और बोलते कि मेरा सिलेक्शन हो गया? पॉसिबल ही नहीं है। कुछ किताबें हैं सिलेक्टेड जिसको सिविल सर्विसेज रेफर करती है, यूपीएससी जिसको देखकर क्वेश्चन बनाती है। सिर्फ उन किताबों को पढ़ो जिनके बारे में बताया मैंने वीडियो में। सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। और बाकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए अपने कोर्सेज हैं, उसको आप ले सकते हो जल्दी से जल्दी तैयारी अपनी फिनिश करने पर, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझने पर, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर। वो आपकी मर्जी है बाकी। तो चलो, नाम के आगे आईएएस आईपीएस लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। गाइस, चाइना की पॉपुलेशन को लेकर यह टॉपिक है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पिछले साल रिकॉर्ड किया गया है चाइना के अंदर। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो चाइना के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। चाइना के अंदर कम बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जितने पिछले सालों में जो बच्चे जितने जन्म लेते थे, वो जन्म लेने का जो आंकड़ा है, न्यू बॉर्न बेबीज का जो आंकड़ा है, वो घटता जा रहा है। अभी आपको बता दें कि रिसेंटली 7वीं जनगणना हम लोग को देखने को मिली है। 7वां सेंसस अभी कंडक्ट हुआ है चाइना के अंदर। हर 10 सालों में ये एक बार होता है, वंस इन अ डिकेड पॉपुलेशन सेंसस। ये जनगणना जो है 10 वर्षों में एक बार की जाती है। कुछ आंकड़े जो सामने आए हैं वो ये आए हैं कि पिछले साल लास्ट ईयर 12 मिलियन बच्चों ने जन्म लिया है चाइना के अंदर।
और ये जो नंबर है ये सबसे कम नंबर है सिंस 1961। 1961 के बाद ये सबसे कम संख्या बताई जा रही है 12 मिलियन बच्चों की। मतलब कि हर साल ज्यादा, इससे ज्यादा, इस आंकड़े से ज्यादा बच्चे जो है वो चाइना में जन्म लेते आ रहे थे, बट पिछले साल बहुत ही कम बच्चों ने जो है वो जन्म लिया चाइना के अंदर, राइट। और आपको बता दें 1961 एक ऐसा साल था जिस समय लगातार 4 सालों का अकाल पड़ गया था चाइना के अंदर। उस अकाल की वजह थी माओ जेडोंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1958 की, जिसने हालत खराब कर दी थी, कृषि क्षेत्र की तबाही मचा दी थी और उसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। बट अपना मेन जो मुद्दा है इस टॉपिक का वो पॉपुलेशन को लेकर है, तो उस पर बात करते हैं। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि चाइना के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसमें गिरावट, वृद्धि दर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना की पॉपुलेशन 2020 में 1.41 बिलियन है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। 2010 के मुकाबले 72 मिलियन इंक्रीज हुई है चाइना की पॉपुलेशन। तो चाइना की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है बट ग्रोथ रेट में गिरावट हो रही है। तो पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो आसान भाषा में इसको भी क्लियर कर देता हूं। पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, राइट, क्योंकि देखो पॉपुलेशन एक होता है जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ना, और एक होता है किस रेट में बढ़ रही है। जैसे कि पहले मान के चलो कि हर साल चाइना के अंदर 10% पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होती आ रही थी, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। आज की रेट में वो बढ़ोतरी जो है 8% हुई, 7% हुई, 6% हुई। मतलब कि बढ़ोतरी, जितने और बच्चे जन्म लेते हैं चाइना के अंदर वो धीरे धीरे करके कम हो रहे थे। तो जो रेट था चाइना की, ग्रोथ रेट जो था, जिस तेजी से वो ग्रो कर रही थी, वो रेट में गिरावट जो है वो रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी क्लियर रखना, राइट। पॉपुलेशन तो बढ़ी है बट जिस तेजी से बढ़ती थी उसमें जो है वो रुकावट आई है, वो धीमी हो गई है, राइट। 5.38% की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई इन 10 सालों में। एवरेज एनुअल ग्रोथ जो थी वो 0.53% की बताई गई। सेंसस ने बताया कि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो चल रही है, राइट। और चाइना की पॉपुलेशन पीक जो है, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी कि एक ऐसा टाइम आता है जिस समय एक कंट्री की पॉपुलेशन बिल्कुल पीक पे जाती है, उसके बाद फिर पॉपुलेशन में गिरावट रिकॉर्ड होने लगती है। तो यह बताया जा रहा है कि 2025 तक ही चाइना की पॉपुलेशन पीक आ जाएगी और उसके बाद चाइना में हम लोग को पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिलेगी, फिर एक्चुअली में नंबर जो है वो कम होंगे। और एक और बात आपको बता दें, काफी सारे आर्टिकल्स में इस चीज के बारे में मेंशन है, ये वाली चीज इस आर्टिकल में मेंशन नहीं, बट मैं आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब भी आप आर्टिकल सुनते हैं मेरा, क्योंकि मैं जो हूं वो आप लोगों के लिए वेरियस आर्टिकल्स को पढ़ता हूं, अलग अलग जगह से न्यूज वगैरह जो है वो कैप्चर करता हूं, इंफॉर्मेशन कैप्चर करता हूं, और काफी सालों का एक्सपीरियंस है, कई बार पुराने डेटा भी ध्यान में रहते हैं, तो वो आपको बताता हूं जो कि आप मेंस में उपयोग कर सकें। तो पहले के कुछ आर्टिकल्स में हमने पढ़ा भी है, इवन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हैं, तो आप ये रिकॉल कर जाएंगे। हमने बात करी थी कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को जो है वो ओवरटेक कर देगी, हम दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। और ये कब तक बन सकते हैं? 2025 से 2030 तक। तो कुछ कुछ जगह पे 2025 आंकड़ा दिया है, कुछ कुछ जगह पर 2030 आंकड़ा दिया है। और आज की रेट में देखें चाइना की स्थिति, तो इसको देखकर बिल्कुल क्लियर होता है। और इस आर्टिकल में भी चाइना की पॉपुलेशन पीक की बात कर दी है, जनसंख्या शिखर की बात कर दी है, क्योंकि पीक के बाद जो है वो डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिलता है। तो जब 2025 तक चाइना का पीक आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हम लोग उसको ओवरटेक कर जाएंगे आसानी से, राइट, चाइना को। तो आगे चल के हम लोग 2025-2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो बनने वाले हैं, राइट। तो चाइना के अंदर जो चिंता वाली बात है वो क्या है गाइस? तो देखो, स्लोइंग ग्रोथ रेट जो है वो किस वजह से हुई, पहले तो वो जानना है। तो चाइना की एक स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग रूल था। चाइना का काफी लंबे समय तक ये रूल चल रहा था, वन चाइल्ड पॉलिसी का, वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके थ्रू चाइना ने स्ट्रिक्टली कहा था कि चाइना के अंदर जो कपल हैं वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी, राइट। तो ये वाली जो इसकी जो नीति थी वन चाइल्ड पॉलिसी की, तो इसने जो है वो पूरी गड़बड़ी कर दी। और इसी नीति के कारण आज की डेट में जो बूढ़ी जो पॉपुलेशन है चाइना के अंदर, एजिंग सोसाइटी है, वो काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज कम है, राइट। और बूढ़े लोग तो फिर ज्यादा रहेंगे। जब न्यूबॉर्न बेबी कम है, एक बैलेंस नहीं हो रहा ना यहां पर, मतलब पूरा ओवरऑल सोसाइटी में या पूरा ओवरऑल चाइना के अंदर
एज का बैलेंस हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा। वहां पर हम लोग को चाइना के अंदर एजिंग सोसाइटी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज जो है वो कम हो रहा है। अगर मान के चलो कि अगर बैलेंस एक क्रिएट करना था, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी ठीक रहती है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही लोगों की जो डेथ होती है तो नई पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होने लगती है, राइट। तो उसमें बैलेंस चलती है पूरी चीज, बट चाइना के अंदर उल्टा पुल्टा हो गया। अब इससे चिंता वाली बात क्या है, तो इस चीज को समझो। आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि जब सोसाइटी के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, तब क्या करना पड़ेगा, सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उनके वेलफेयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए। बूढ़े लोग को हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां भी होती हैं, तो सरकार को हेल्थ केयर में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, सरकार के पास पैसा आता कहां से है? टैक्सेस इंपोज करके। सरकार जो है वो टैक्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करती है। अब एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, युवा जो है, युवा मतलब काम करने वाली पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, वो कम है, और सरकार को मैनेज करना है बूढ़ी पॉपुलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टैक्स का जो लोड है, बर्डन जो है, वो युवाओं के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी फिर सरकार, की सरकार को तो मैनेज करना है चीजों को, उनकी जो जनता है, पॉपुलेशन जो है, उनको जो है वो हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराना है। तो उससे क्या होगा, युवा लोग फिर चिढ़ने लगेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये टैक्स वाला जो क्लॉज है ना, ये भी आप चाहो तो कहीं पर मेंशन कर सकते हो, जिसको आप मेंस में लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी आपके इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। मैंने अपनी वो नॉलेज सोर्स से आपको ये वाली चीज बताई है, राइट। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाते समय मुझे ध्यान में आती है, और मैं चाहता हूं कि वो सब चीजें आप अपने मेंस में उपयोग करें, राइट। तो इस पर मैंने आपको बताया ना, चाइना की जो लेबर फोर्स है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर बर्डन पड़ेगा, राइट। कुछ एक्सपर्ट्स का तो इवन ये भी कहना है कि चाइना अमीर बनने से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इन्होंने सीधे सीधे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना की है, BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से जो जानी जाती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इस पर हाईलाइट किया है कि क्योंकि इस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना के पास आगे चल के पोटेंशियल है बहुत बहुत अमीर बनने का, राइट। और इवन इतना पोटेंशियल कई बार बताया जा रहा है, कई रिकॉर्ड्स के थ्रू बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में सबसे रिचेस्ट कंट्री जो है ये बन सकती है, राइट। बट रिच बनने से पहले ही चाइना जो है वो बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और लेबर फोर्स पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, हेल्थ केयर पर स्पेशली इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, तो ये चिंता वाली बात है। अब चाइना ने ये चीज को चेंज करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, तो चाइना ने अपनी जो ये वाली वन चाइल्ड पॉलिसी वाली जो रूल था, उसको इसने हटा दिया है, और इसने अलाउ कर दिया है 2016 में कि चाइना के अंदर जो कपल्स हैं वो 2 बच्चों को बर्थ दे सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज इसने बोली। लेकिन खासकर बड़े शहर में बदलती जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल जो बड़े शहरों में जो चेंज होती जा रही है, और बड़े परिवारों की घटती प्राथमिकताएं, राइट, के चलते इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, राइट, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल वगैरह भी काफी ज्यादा चेंज हो गई है। और इवन चाइना के अंदर तो ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह भी बताया गया कि चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण प्रॉब्लम यह हुई है कि चाइना के अंदर काफी सारे लोग ऐसे भी रह रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि बिना रिकॉर्ड के लोग रह रहे हैं, यानी कि बिना सिटीजनशिप के भी आप कह सकते हैं, तो वो चाइनीज ही, मतलब चाइनीज पेरेंट्स ने उनके बच्चों को जन्म दिया है, बट अब वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उन्हें अपने दूसरे जिनको बच्चों को जन्म दिया था उनको रजिस्टर नहीं करवाया, राइट। तो वो रजिस्टर नहीं है, क्योंकि फैमिली को बचना था चाइना के कड़क नियमों से, तो उन्होंने बच्चे तो पैदा कर लिए बट उसको रजिस्टर नहीं कराया। तो ये वाला भी सिनेरियो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर है, और इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, राइट। अब चाइना के अंदर अगर अनरजिस्टर्ड लोग होंगे तो इसका भरपूर तरीके से टेररिस्ट जो है वो उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि टेररिस्ट को तो वही लोग चाहिए जिनका कोई रिकॉर्ड ना हो, जिससे कि ट्रेस ना कर पाए किसी को कोई, है ना। तो ये वाली चीज भी है, तो ऐसी कुछ चीजें होती है, फिर इससे क्राइम बढ़ता है, इलीगल चीजें हम लोग को देखने को मिलती है बहुत सारी एक कंट्री के अंदर। तो ये सब भी इससे जुड़ी चिंताएं हैं कुछ। तो देखो, सवाल ये उठ सकता है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट क्यों किया था, तो इसके पीछे थी माल्थूसियन थ्योरी, माल्थूसियन के सिद्धांत इसके पीछे थे, राइट। माल्थूसियन के सिद्धांत ये कहते हैं, अगर किसी कंट्री के अंदर भारी मात्रा में पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, कैटास्ट्रोफी जो हम लोग को देखने को मिल सकती है, विनाश जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो और इवन जो फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये फूड शॉर्टेज की चीज समझो आप, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही खेत है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस खेत से 5 लोगों का खाना जो है वो पर्याप्त हो जाता है, यानी कि पेट भर जाता है 5 लोगों का एक खेत से। अब खेत तो एक ही है, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, बट अगर जनसंख्या बढ़ जाए, जैसे आगे चल के कुछ सालों के बाद ये 5 नहीं रिप्रोड्यूस करके ये 15 हो जाए,
तो क्या एक खेत में 5 लोगों का पेट पर्याप्त भरता था? 15 लोग होंगे तो पर्याप्त भर पाएगा क्या? नहीं भर पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और अगर उस लिमिटेड रिसोर्सेज पर ज्यादा लोग अगर आ जाएं, ज्यादा लोग निर्भर होने लगे, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी बात की चिंता थी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो चाइना कहां से खिलाएगा अपनी जनता को खाना, राइट? तो ये भी एक बड़ा इशू, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो माल्थूसियन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। थॉमस रॉबर्ट माल्थूस ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का प्रपोजल रखा था, प्रस्तावित किया था सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहले बताइए, पहले कौन व्यक्ति थे, पहले इकोनॉमिस्ट कौन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को प्रस्तुत किया था? तो माल्थूस आपको ध्यान में रखना है, इनकी माल्थूसियन थ्योरी हमें देखने को मिलती है। इन्होंने कहा था अगर पॉपुलेशन को हम चेक नहीं करेंगे, अनचेक पॉपुलेशन होगी, राइट, तो हमें देखने को मिलेगा उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों को यह जन्म दे सकती है, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि, राइट। और वन चाइल्ड पॉलिसी से जुड़ी अच्छी बातें, उसका लाभ हम लोग को क्या देखने को मिला था? तो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स है, जो बर्डन है, उसको रिलैक्स करने में ये मदद करी थी इस पॉलिसी ने। और कुछ लोग जो है, कुछ फैमिलीज जो है, इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल भी मानती हैं, प्रैक्टिकल भी समझती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये गरीबी रेट को, निर्धनता दर को जो है वो भी कम करती है वन चाइल्ड पॉलिसी, राइट, क्योंकि कम लोग रहेंगे, कम जनसंख्या रहेगी तो रिसोर्सेज इक्वली जो है वो बटेंगे, शेयर होंगे। अब इससे जुड़ी खामियां हम लोग को क्या देखने को मिलती? तो अनइक्वल इन्फोर्समेंट, वन चाइल्ड पॉलिसी का असमान प्रवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है, या अनइक्वल तरीके से लागू हुई, कुछ ने फॉलो किया, कुछ ने नहीं फॉलो किया, राइट। मैंने आपको जैसे बताया था कि लोग जो है वो कुछ रजिस्टर करा रहे थे, कुछ नहीं करवा रहे थे। ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन, राइट, क्योंकि एक पर्टिकुलर कपल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि अरे आपको सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा करना है, वो उनकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए थी, बट सरकार जो है वो इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट कर रही है, राइट। वर्क पॉपुलेशन को श्रिंक करना, युवाओं की पॉपुलेशन जो है उसको कम करना, राइट। जैसे मैंने आपको बताया आज की डेट में क्या है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट, वर्किंग एज वाले की पॉपुलेशन कम है, तो ये वाली चीज हो गई ना। इसके अलावा इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हम लोग को देखने को मिला स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेफरेंस में बॉयज के लिए, लेबर और वर्क के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे वो अबॉर्शन और ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे, राइट। वो पहले से चेक करा लेते थे कि उनके जो बेबी है वो फीमेल बेबी है या मेल बेबी है, और अगर फीमेल बेबी है तो फिर उसको जो है वो खत्म करवा रहे थे, राइट। जैसे आपको पता है फीमेल इन्फेंटिसाइड हम लोग को देखने को मिलती है, जो इंडिया में भी है, अभी भी है, हम लोग नकार नहीं सकते कि बिल्कुल नहीं है, आज भी है। आज भी ऐसे कुछ घटिया लोग हैं जिनका दिमाग अभी तक विकसित नहीं हुआ है, वो आज भी इस तरीके की जेंडर बायसनेस वाली चीज करते हैं, राइट, की प्राथमिकता जो है वो बॉय को देते हैं गर्ल चाइल्ड के ऊपर। चलो एनीवेज, फिर भी सोसाइटी धीरे धीरे करके हमारी चेंज हो रही है। चाइना के अंदर भी है इस प्रकार की सोच, क्योंकि उनको पता है कि अगर बॉय जो है वो पैदा नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है वर्कफोर्स में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इस प्रकार की सोच है, उनको क्या पता कि गर्ल्स भी जो है वो वर्कफोर्स में इक्वली और उनसे ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अबॉर्शन, जैसे मैंने आपको बताया, फीमेल इन्फेंटिसाइड और अबॉर्शन में बढ़ोतरी। एक्स्ट्रा बेबीज एंड अप बीइंग इलीगल एंड नेवर बिकमिंग सिटीजन, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि चाइना के अंदर जो एक्स्ट्रा बेबीज होते हैं उनको वो रजिस्टर नहीं कराते, तो वो इलीगल हो गए, राइट। और इसके अलावा इंट्रूड्स ऑन पीपल्स पर्सनल वैल्यूज एंड ओपिनियन, वही मैंने आपको बताया कि जिन लोगों की जो मतलब उनके पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल जो विचार है, पर्सनल जो डिसीजन है, उसको नकारा गया, राइट। मतलब कि सरकार ने जैसा बोला उन्हें लोगों को फॉलो करना होगा, सरकार की बातें, राइट। तो ये वाली चीजें हैं, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इस चीज से रिलेटेड, राइट। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पेपर 1 से रिलेटेड एक ही टॉपिक था, जल जीवन मिशन। ये टॉपिक कई बार जो है वो न्यूज में आ चुका है, पहले भी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी की, वो चौथी स्टेट यूटी बन गई है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बाद 4th नंबर पर पुडुचेरी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि अश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है कि वहां के हर एक रूरल होम जो है, गांव क्षेत्र में जो घर हैं, तो हर एक गांव क्षेत्र में घर जो भी हैं, तो वहां पर टैप वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है जल जीवन मिशन के थ्रू, यानी कि सभी घरों में, गांव क्षेत्र के सभी घरों में जो है वो नल कनेक्शन जो है वो लगा दिए गए हैं इस जल जीवन मिशन के थ्रू। तो ये पुडुचेरी चौथी यूटी जो है वो हम लोग को देखने को मिली, स्टेट यूटी, मतलब कि गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार के बाद चौथे नंबर पर पुडुचेरी आ रही है। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें गाइस, तो 55 लीटर पानी हर व्यक्ति को हर दिन जो है वो
हर एक रूरल हाउस होल्ड पर मिलना चाहिए, यानी कि गांव क्षेत्र में जो घर है, राइट, तो हर एक घर में पानी का कनेक्शन होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी हर दिन मिलना चाहिए। तो ये इनका मेन टारगेट है, राइट। और ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू, यानी कि वही पीने के पानी जो हम लोग बोलते हैं, घरेलू नल कनेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो 2024 तक का इनका टारगेट है। हमेशा टारगेट याद रखा करो कि वर्ष 2024 तक इन्हें हर एक गांव क्षेत्र में हर एक घर पर पीने का पानी जो है वो लगवाना है, राइट। इस पर ये फोकस करती है। अब कौन सी मिनिस्ट्री इसके पीछे है, इस पर्टिकुलर मिशन के पीछे? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप ध्यान में रखिए। आप मुझे बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पुराना नाम क्या था? जल्दी बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अब देखिए, प्रायोरिटाइज किसको करना है? FHTC को प्रायोरिटाइज करना है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को, इसको प्रायोरिटी देनी है, राइट। क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज में जहां पर पानी की क्वालिटी जो है वो खराब है, राइट, तो उस जगह पर जो है वो प्रायोरिटी देनी है। जो भी विलेज ड्रॉट प्रोन हम लोग को देखने को मिलता है, जिस भी गांव में सूखा पड़ जाता है, तो उन गांवों को प्रायोरिटी पे रखना है। डेजर्ट एरियाज को प्रायोरिटी पे रखना है। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जितने भी गांव हैं तो उनको प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये सब कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, राइट, इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर, यानी कि इन फलाना फलाना जगहों पर पहले सबसे पहले जो है वो कनेक्शन लगवाए जाएंगे इस मिशन के थ्रू। फंक्शनल टैप कनेक्शन, यानी कि पीने का पानी का कनेक्शन जो है ये स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर में, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में, हेल्थ सेंटर में, वेलनेस सेंटर पे और कम्युनिटी बिल्डिंग में प्रोवाइड कराने की बात की गई है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स वेयर वाटर क्वालिटी इज एन इशू, यानी कि यहां पर यह भी बताया गया कि जिस भी जगह पर जल गुणवत्ता की समस्या है, यानी कि पानी की क्वालिटी खराब है, तो उस स्थान पर कुछ टेक्निक का उपयोग करना है जो कि कंटामिनेंट्स को रिमूव कर सके, यानी कि ये जो प्रदूषण मुक्त जो है वो उस पानी को कर सके, जो भी खराब है, खराब चीजें, खराब कंटेंट उस पानी के अंदर डले हुए हैं उसको रिमूव कर सके। इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करें गाइस, तो इसको कौन इंप्लीमेंट करती है? तो जल जीवन मिशन जो है ये जन आंदोलन क्रिएट करती है कि सभी लोग जो है वो आंदोलन करें पानी के लिए, राइट। सभी लोग को तैयार किया जाता है कि पानी के लिए जो है वो आंदोलन करें, राइट, और सभी लोग जो है वो अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, राइट, कि सभी को जो है वो पानी का कनेक्शन चाहिए। तो ये मिशन जो है ये कम्युनिटी अप्रोच के ऊपर आधारित है, जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके तहत मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद को शामिल किया गया है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को एज अ की कंपोनेंट के तौर पर इस मिशन के लिए शामिल किया गया है। और यह मिशन फंड शेयरिंग पर आधारित है। अगर हम लोग बात करें हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की, तो वहां पर केंद्र सरकार 90% कंट्रीब्यूट करती है और राज्य सरकार वहां की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट की 10% कंट्रीब्यूट करती है इस मिशन के लिए, और दूसरी स्टेट के लिए 50-50 और यूटी के लिए 100% केंद्र जो है वो फंडिंग ऑफर करती है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जेरूसलम में क्या हुआ है और जेरूसलम में होने वाली आज की घटनाओं का कारण क्या था? अभी रिसेंटली एक अटैक हम लोग को जेरूसलम में देखने को मिला है। इजराइल और पैलेस्टीन आपस में भिड़ गए हैं। अभी फिर से ये घटना हम लोग को देखने को मिली है, तो इस पर चर्चा करते हैं। इस स्टोरी की तरह इस चीज को समझिएगा, तब जाकर बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। तो अप्रैल के मिड में रमजान शुरू होने के बाद से इजराइल की सेना और पैलेस्टीन के बीच जेरूसलम में तनाव बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली इजराइल की जो आर्म फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल जो हैं, उसने जेरूसलम के हरम अश शरीफ में स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया। इसकी जवाबी कार्रवाई में इस्लामिक आतंकवादी समूह, एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, हमास, इनके द्वारा दर्जनों रॉकेट दागे गए। और आपको बता दें, गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण हम लोग को देखने को मिलता है। गाजा जो है वहां पर ये इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जो है ऑपरेट करती है, राइट। जेरूसलम से रिलेटेड कुछ चीजों की बात करें गाइस, तो शुरू से ही, बहुत पहले से ही जेरूसलम को लेकर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष हम लोग को देखने को मिलते आ रहे हैं बहुत समय से, राइट। और पहले दोनों ही क्लेम करते हैं कि जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है। और 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना जो है, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान, जो हम लोग को ओरिजिनल प्लान जो देखने को मिलता है 1947 का, उसके जो मूल दस्तावेज है उसके अनुसार जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाना प्रस्तावित था। जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनाना था। यह प्रपोजल जो है वो रखा गया था इस यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के तहत। बट फिर क्या हुआ? 1947 के बाद 1948 में
पहला अरब इजराइल युद्ध हम लोग को देखने को मिला, जिसमें इजराइल ने इस जेरूसलम के जो पश्चिम एरिया है, वेस्टर्न हाफ जो इस जेरूसलम का है, उसे इजराइल ने कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, कब्जा कर लिया। और जॉर्डन इसी के बगल में हम लोग को देखने को मिलती है कंट्री, उसने ईस्टर्न पार्ट जेरूसलम का कब्जा कर लिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और ईस्टर्न पार्ट में हम लोग को देखने को मिला था ओल्ड सिटी थी, जो कि हरम एश शरीफ की हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। हरम एश शरीफ की ओल्ड सिटी थी वहां पर, उस जगह पर। और अल अक्सा मस्जिद जो है, जिस पर अभी रिसेंटली हमला हुआ है, तो इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र स्थल के तौर पर यह जाना जाता है, अल अक्सा मस्जिद, राइट। मैंने भी आपको बताया था, दोबारा से रिपीट करता हूं कि इजराइल की आर्म फोर्सेस ने इस मस्जिद पर, अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया है, राइट। और अल अक्सा मस्जिद जो है, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि अल अक्सा मस्जिद कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है इजराइल या पैलेस्टीन या जेरूसलम, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, या फिर और डिटेल में ध्यान रखना है तो आप ध्यान में रखिएगा हरम अश शरीफ, ठीक है। बट वैसे इतना नहीं आएगा, इजरायली आपसे पूछा आएगा, ठीक है। हरम अश शरीफ जो है, इसके भीतर चट्टानी गुंबद यानी कि डोम ऑफ रॉक स्थित हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। यानी कि डोम ऑफ रॉक जो है, ये हरम एश शरीफ जो कि नोबल सेंचुरी है, तो वहां पर स्थित है। इजराइल ने 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध, 6 डेज का वॉर हम लोग को 1967 में देखने को मिला था। उसमें इजराइल ने पछेड़ डाला था। जॉर्डन ने जिस एरिया पर कब्जा किया था, मतलब ईस्टर्न एरिया पर जो कब्जा किया था, उसको वापस ले लिया इजराइल ने इस युद्ध में, और बाद में इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो यह वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी। सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर भी मुद्दे हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अपने राज्य में शामिल करने के बाद, यानी कि जैसे ही जेरूसलम को इजराइल के अंदर शामिल किया इजराइल ने, तो उसके बाद इजराइल द्वारा पूर्वी जेरूसलम में बस्तियों का विस्तार किया गया। यानी कि इसने क्या किया, ईस्ट जेरूसलम में सेटलमेंट जो है वो उसको एक्सपेंड कर दिया, कि वहां पर जो है वो इनके जो ज्यूज जो हैं, ज्यूज, क्योंकि इजराइल के अंदर ज्यूज की आबादी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको वहां पर सेटल करना शुरू कर दिया, जिनमें अब लगभग 2,20,000 यहूदी निवास करते हैं। जो आज की रेट में जो ज्यूज हैं वो 2,20,000 हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। और पूर्वी जेरूसलम में, ईस्ट जेरूसलम में पैदा होने वाले यहूदी जो हैं, उनको इजरायली नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि शहर में रहने वाले जो पैलेस्टीनियंस जो हैं, उनको सशस्त्र निवास परमिट दिए जाते हैं। तो पैलेस्टीन जो है गाइस, तो उनको मात्र और मात्र हमें देखने को मिलता है कंडीशनल रेसिडेंसी परमिट जो है वो प्रोवाइड की जाती है पैलेस्टीनियंस को, और ज्यूज जो है उनको सिटीजनशिप, इजरायली सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो रेस जो है, रेस मतलब समझते हो ना आप, यानी कि धर्म, जाति और रेस वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी एक प्रकार का इजराइल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, कि पैलेस्टीन जो पैदा हो रहे हैं, यानी कि पैलेस्टीन के जो बच्चे हैं, तो उनको सिर्फ परमिट दिया जा रहा है यहां पर रहने का, बट ज्यूज के जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का कब्जा हम लोग को देखने को मिलता है, और उसके अन्य हिस्से के विपरीत पूर्वी जेरूसलम में फिलिस्तीनियों को इजराइल की नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति है। और आपको बता दें कि सिटीजनशिप के लिए पैलेस्टीन जो है, बहुत ही कम पैलेस्टीन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अभी तक किया भी बहुत ही कम पैलेस्टीन ने है, राइट, जो कि वेस्ट बैंक पर रहते हैं, राइट। यानी कि वेस्ट बैंक के हिस्से पर जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, तो उनको ये थोड़ी सिटीजनशिप ऑफर करता है, रिलैक्सेशन उनको देता है। हालांकि बहुत कम फिलिस्तीनियों द्वारा इजराइल की नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, एप्लीकेशन बहुत ही कम जो है वो इन्होंने दी है सिटीजनशिप के लिए, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और समस्या का मूल कारण क्या है, यानी कि रूट कॉज हम लोग को इन प्रॉब्लम्स का क्या देखने को मिल रहा है, तो इजराइल पूरे जेरूसलम शहर को एकीकृत अपरिवर्तनशील राजधानी, यूनिफाइड इटरनल कैपिटल मानता है। यानी कि मैंने आपको बोला ना, कैपिटल को लेकर पूरा मुद्दा है कि दोनों ही जो है वो, पैलेस्टीन भी जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानते हैं, इजराइल भी जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है। और इजराइल के इस दावे का पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन भी किया था। और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी में आपको बताऊं, पहले यूनाइटेड स्टेट्स, आप हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करती थी, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मतलब पता है यूनाइटेड स्टेट्स को भी कि मिडिल ईस्ट की जब बात होती है तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है
जो बहुत पावरफुल है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। क्योंकि आपको पता होगा गाइस, जैसे कि हमारी जो है वो रॉ है, राइट, रॉ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वैसे ही जो इजराइल है उसकी मोसाद है, और मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके बारे में कभी मौका मिले तो थोड़ा पढ़िएगा। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है जितनी पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट। और इजराइल एक छोटी सी कंट्री, डिफेंस के मामले में भी जानी जाती है, हमें वेरियस रॉकेट्स वगैरह, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह भेजती है, सप्लाई करती है, राइट, वेरियस डिफेंस के सामान हमें भेजती है, राइट, और पूरे दुनिया भर को बेचती है, वो सेल आउट करती है, राइट। तो यूएसए भी इजराइल को जो है वो सपोर्ट करता है, राइट। और यद्यपि अधिकांश अन्य देश इस दावे को मान्यता नहीं देते, और काफी सारे लोग जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो वर्ल्ड है वो पैलेस्टीन और इजराइल के सपोर्ट में भी बटा हुआ है कुछ एरियाज, राइट। और हालांकि अभी कुछ समय पहले, आपको इस टॉपिक के बारे में तो अच्छे से पता होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग भी करवाई थी, और हुए भी हैं कुछ इजराइल और जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट्स हम लोग को, पीस टॉक्स हम लोग को देखने को मिली, समझौते देखने को मिले, पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो पैलेस्टीन के जो लीडर्स हैं गाइस, उनका ये कहना है कि जब तक ईस्ट जेरूसलम जो है वो पैलेस्टीन की कैपिटल नहीं बन जाती, तब तक वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला को जो है वो, यानी कि शांति बनाए रखने वाले जो फॉर्मूला हैं, जो समझौता हम लोग को देखने को मिलते हैं शांति बनाने के लिए, तो उसको ये स्वीकार नहीं करेंगे, राइट, अनटिल एंड अनलेस ईस्ट जेरूसलम इनकी कैपिटल नहीं हो जाती पैलेस्टीन की। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप मैप को अपने ओपन कीजिए, राइट, मैप आपके दीवार पर, या फिर आपके दीवार पे आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप चिपका के रखा होगा, तो वहां पर जाइए और देखिए कि जो है वो जेरूसलम कहां पर है, राइट, वेस्ट बैंक कहां पर है, गाजा स्ट्रिप जो है वो कहां पर है, राइट। तो उस पर फिंगर रखिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये वाली प्रैक्टिस करें, जिससे कि मैं अभी चाहूं तो आपको मैप जो है वो दिखाकर बता सकता हूं कौन सी चीज कहां पर है, बट मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करो। बट क्योंकि क्या होता है कि अगर थोड़ी सी हम लोग अलग से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर एफर्ट अपना डालते हैं, खुद से थोड़ी रिसर्च करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक वाली चीज आपके ध्यान में रहेगी। तो एक बार ट्राई करो, जाओ और खुद से देखो गाजा स्ट्रिप कहां पर है, वेस्ट बैंक कहां पर है, जेरूसलम कहां पर है, डेड सी कहां पर है। तो ये सब चीजें यहीं पर ही आपको मिलेंगी, राइट। जॉर्डन की लोकेशन का है, इजिप्ट कहां पर है, इजराइल कहां पर है। तो ये सब पूरी लोकेशन को जो है वो थोड़ा सा आप देखो, राइट, अच्छे से, कि क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है कि आप इसको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ में, ईस्ट टू वेस्ट में, तो आपको ये सब लोकेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और 6 डेज वॉर हुआ था इजराइल का, हम लोग को देखने को मिला था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आज का आपका टास्क है। इस टॉपिक को मैं पहले कवर करा चुका हूं। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर पता है कि किस लेक्चर में मैंने ये वाला टॉपिक कवर कराया था, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और एक और चीज आपको बतानी थी कि रिवीजन क्लासेस जो है वो शुरू कर रहा हूं मैं, मोस्ट प्रोबेबली आज ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो रिवीजन क्लासेस आपकी शुरू कर रहा हूं, जनवरी 2020 से लेकर जो है वो करंट अफेयर्स को अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है, अभी तक के, लेटेस्ट तक के। तो डेली जो है मैं सोच रहा हूँ कि करीब आधे घंटा 45 मिनट्स की आपकी क्लास को रखूं रिवीजन वाली। अब गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है उसे ग्लोबल कंसर्न जो है वो कहा है, क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने B1617 को क्लासिफाई किया है, जो कि एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है, पहली बार इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ था। ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे कहा गया है, वैश्विक चिंता का विषय के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये वेरिएंट जो वायरस का है पहली बार इंडिया में देखा गया था, इसलिए इसका नाम इंडियन वेरिएंट रखा गया है। ये वेरिएंट को हालांकि यूके के द्वारा भी मई के स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया गया था वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। 17 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज में ये वेरिएंट फैल चुका है। और चिंता वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते भारत सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोरोना वायरस मामलों के हालिया वृद्धि, जो सर्ज हम लोग को केसेस में देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के, बढ़ गए हैं एकदम से केसेस जो कोरोना वायरस के कुछ राज्यों में, उसका कारण ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी हो सकता है। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है। अब देखिए, ये वायरसेस वगैरह जो है वो किस प्रकार से इमर्ज होते हैं, यानी कि इनके वेरिएंट्स, तो इसके बारे में न जाने कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेरिएंट ऑफ वायरस हैव वन और मोर म्यूटेशन, जो वायरस के जो वेरिएंट्स होते हैं वो उनके एक या एक से ज्यादा म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर वेरिएंट, जो दूसरे वेरिएंट से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और वो सर्कुलेशन में होते हैं, राइट। तो म्यूटेशन के बाद वेरियस वेरिएंट बनते हैं, और वेरियस वेरिएंट भी जो है वो एक दूसरे से फिर अलग होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। और आपको बता दें कि गाइस की वायरस का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है,
वो ऐसी स्टेज तक पहुंचने का होता है, ऐसे चरण तक पहुंचने का होता है जहां पर वो मनुष्यों के साथ रह सके, क्योंकि उसको जीने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की बॉडी में ही वो सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो उसका गोल मेनली ये होता है कि उसको ऐसे स्टेज तक पहुंचना है, वायरस को इस प्रकार से उसको अपने आप को, वेरिएंट को ऐसा बनाना है कि वो ह्यूमन की बॉडी में जो है वो रह सके, राइट। अब जो एरर्स होते हैं वायरल आरएनए के, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाऊं, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और हम हैं, हम अलग अलग दिखते हैं, राइट, हमारे पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हुआ, जीन्स में हम लोग को एरर्स, चेंजेस देखने को मिले। और जब भी जीन्स में जो एरर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसके कारण जो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि एक वायरस जो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल वायरस उसको, तो वो अलग होते हैं, डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और उनकी इवन प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है कि नहीं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, हर मामलों में अलग हैं, फीचर के मामले में अलग हैं, कई बार तो बिहेवियर के मामले में भी अलग होते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चा हरामी होता है कि नहीं। देखा होगा ये वाली चीज आप लोगों ने, राइट, कि बदमाश बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और वायरस जो होते हैं इस म्यूटेशन के, उन्हें वेरिएंट कहते हैं, यानी कि जो म्यूटेट करते हैं वायरस, तो वो वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलते हैं वायरस के। और वेरिएंट जो है वो सिंगल या मैनी म्यूटेशन से बनते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम म्यूटेशन हो गया तो भी वेरिएंट बन जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल वायरस है उससे बिल्कुल ही अलग जो है वो बन जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजों में अलग बन जाएगा। और यही एक प्रॉब्लम है जिसके चलते जो वायरस जो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, अलग अलग उसके वेरिएंट्स आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। सार्स कोव 2 वायरस की अगर हम लोग बात करें, न जाने कितनी बार भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो ये तेजी से इवॉल्व इसलिए हो रहा है लार्ज स्केल पर, लोगों को इनफेक्ट पूरे दुनिया भर में इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका म्यूटेशन हम लोग को बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, रेप्लिकेट ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, राइट। वायरस जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। और B1617 वेरिएंट के E484Q और L425R, ठीक है, इस नाम के दो म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, उत्परिवर्तनों हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसकी पहचान की जा चुकी है। ये दोनों जो म्यूटेशंस हैं ये कई अन्य कोरोना वायरस वेरिएंट में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये दोनों पहली बार एक साथ देखे गए हैं, यानी कि अलग अलग वायरसेस में अलग अलग ये इस प्रकार के म्यूटेशन दिख रहे थे, बट इंडिया के अंदर ये एक साथ रिपोर्ट किए गए हैं पहली बार। तो ये वाली चीज भी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चिंताएं जो है वो इसको लेकर जताई हैं, तो बताया गया कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है दो तरीकों से। पहला तरीका यह है कि इफ थ्रू अ कंपैरेटिव असेसमेंट, यानी कि वायरस को अगर हम लोग कंपेयर करें, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ट्रांसमिबिलिटी और डेट्रीमेंटल चेंज इन कोविड-19 एपिडेमोलॉजी, इंक्रीज इन virulence or change in clinical disease presentation or a disease in effectiveness of public health and social measure or available diagnostics, vaccine and therapeutics। अब देखो आसान भाषा में इस पूरी चीज को, कि पहला जो चीज है जिसके कारण जो चिंता बनी है वो ये है कि एक तो इस वेरिएंट के अंदर फैलने की शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है, कि एकदम से ये फैलता है। अब जब ये एकदम से फैलता है तो प्रॉब्लम क्या करता है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है, राइट। तो इसकी चेंज करने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। अब जब ये अपने आप को चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वैक्सीन के लिए, दवाइयों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए स्पेस बचेगी नहीं, क्योंकि जिस एरिया पर टारगेट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए या वैक्सीन के लिए, कि कोरोना वायरस के जिस एरिया पर टारगेट कर रहा है, अगर वो ही चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दवाई या वैक्सीन तो लगेगी नहीं, राइट, उस पर असर नहीं करेगी। तो ये वाली भी एक चिंता जुड़ी हुई है। ऑल्टरनेटिवली अ वेरिएंट मे बी classified as variant of concern by WHO in consultation with WHO SARS-CoV-2 virus evolution working group। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो तब कहा गया जब WHO ने इस वर्किंग ग्रुप के साथ कंसल्ट किया और फिर जो है वो बात समझी कि हाँ ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब बन चुका है, यानी कि चिंता वाला वेरिएंट जो है वो बन चुका है, राइट। मेन प्रॉब्लम ये है इस वेरिएंट के साथ, बहुत तेजी से ये जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से फैलता है, बढ़ता है, राइट। और बढ़ने के कारण ये चेंज होने लगता है, यानी कि म्यूटेशन करता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये वाली एक बड़ी स्थिति हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, जो कि चिंताजनक बताई जाती है। अब देखो डेटर कमिटीज बेंगलुरु में क्यों बनाई गई हैं और इनका क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है, इनकी क्या भूमिकाएं हैं, इस पर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक को लोकल लेवल पर मैनेज करने के लिए कर्नाटका स्टेट सरकार ने जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइएज एंड इमरजेंसी रिस्पांस डेटर कमिटी जो है वो बनाई है वार्ड लेवल पर। जैसे वार्ड्स होते हैं ना, अलग अलग वार्ड होते हैं जिनके पार्षद होते हैं, आपको पता होगा, आप जिस जगह पर रह रहे हो आपका एक अलग वार्ड होगा, उसका एक पार्षद होगा, है ना।
तो बेंगलुरु के अंदर मतलब वार्ड लेवल पर कि पार्षद जो है वो मैनेज करें लोकल लेवल पर कोरोना वायरस को, जो कि बहुत अच्छी चीज है ये, राइट। और एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन या सजेशन भी है जिसको आप मेंस में लिख सकते हैं। कोरोना वायरस को अगर कंट्रोल करना है तो जो पार्षद जो होते हैं, यानी कि वार्ड लेवल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो पार्षद जो होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उस एरिया को मैनेज करने के ऊपर, कि अगर वहां पर आइसोलेशन है तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन रहे, कि वो सुनिश्चित करें ये पार्षद, राइट। तब जाकर चीजें जो है वो अच्छी ग्राउंड लेवल पर संभाली जा सकती है, लोकल लेवल पर संभाली जा सकती है। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोकल लेवल पर कर्नाटक सरकार ने ये गठन किया है इस कमेटी का। तो ये चीज ध्यान में रखना है, इस कमेटी का किसके द्वारा गठन किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्यों? कोरोना वायरस पेंडेमिक को लोकल लेवल पर मैनेज करने के लिए। थोड़ी बात करते हैं इस कमेटी के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकारी रिस्पांस को स्ट्रेंथन करना और कोरोना वायरस पेंडेमिक को मेंटेन करना, मैनेज करना, राइट। और ये जो टीम है, ये जो ग्रुप है गाइस, तो ये लोकलाइज एक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ डिजास्टर रिस्पांस के तौर पर, यानी कि डिजास्टर जब भी कहीं पर होता है तो लोकल लेवल पर चीजों को मैनेज करने का काम जो होगा वो इस ग्रुप का हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जो है ये काम करेंगे, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे ऑफिसर्स के, वार्ड कमेटी मेंबर्स के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, पार्षद वगैरह जैसे हो गए, वॉलंटियर जो हम लोग को रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के देखने को मिलते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर और डिजास्टर सपोर्ट इनिशिएटिव जो है, ये सब एक साथ मिलकर लोकल लेवल पर काम कर सकते हैं, जिससे कि पेंडेमिक को जो है वो रोका जा सके, क्योंकि लोकल लेवल पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक वार्ड है, एक वार्ड पर पूरी निगरानी करने का कार्य अगर वो पार्षद कर लें तो ऑब्वियस ही बात है कि उस एरिया पर उसको पता है कि कहां पर जो है वो गेट है बाहर जाने का या आने का, तो वहां पर स्ट्रिक्ट वो बना सकते हैं अगर एक क्षेत्र को अगर प्रॉपर लॉकडाउन करना है 14 दिन के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर लॉकडाउन हो नहीं पा रहा, इस वजह से भी जो है वो स्प्रेड हो रही है डिजीज। क्योंकि कुछ लोग हैं कि जो पॉजिटिव हो जाते हैं बट वो अपने आप को जो है वो मतलब नहीं रखते हैं आइसोलेशन पे, और फिर उनके कारण से दूसरे लोगों को जो है वो बीमारी स्प्रेड हो रही है, वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी कंट्री ने सिर्फ यही किया, आज की डेट में दूसरी कंट्री ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को फॉलो किया, तब जाकर वो सुरक्षित है। बट हमारे यहाँ स्थिति खराब हुई है क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन का मजाक उड़ाया, फॉलो नहीं किया प्रॉपर तरीके से। जो कायदा जो होना चाहिए 14 दिन 15 दिन या मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं ना 20 दिन में स्थिति सुधर जानी चाहिए थी अगर लोग स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करते तो। बट चीजें बिगड़ी है तो जनता है, लोग ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है चीजों को बिगाड़ने के ऊपर, राइट। बट अब क्या करें, अब वही तो कहते हैं कि लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी कंट्री में कई बार लैक कर जाती है, राइट। समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लैक कर जाती है। आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। रोल्स और फंक्शन इस कमेटी के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं डेटर कमेटी के? तो दे विल एक्ट एज अ फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर दोज इन्फेक्टेड विद कोविड-19। तो जो भी कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसके तौर पर ये एक्ट करेंगे, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कनेक्ट करेंगे ये वार्ड मेंबर्स, राइट, या ऑफिशियल जो अपॉइंटेड है इस पर्टिकुलर डेटर कमेटी के अंदर, राइट। कर्नाटक सरकार ने 3E स्ट्रेटेजी बनाई है WDC वार्ड डेटर कमेटी के लिए, राइट, कि जिससे कि वो कोविड-19 को मैनेज कर सके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये 3E स्ट्रेटेजी क्या है। तो एफिशिएंट एडमिशन, एफिशिएंट डिस्चार्ज, एम्पावरिंग। तो देखो हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिला उनको मिलना चाहिए, राइट, जिनको कोरोना वायरस है, जिनकी स्थिति खराब है, और एफिशिएंटली उनका इलाज होना चाहिए। हॉस्पिटल से जब वो निकलें तो उनका बेड जो है वो दूसरे को प्रोवाइड कराना चाहिए तुरंत एफिशिएंट मैनर में। और हॉस्पिटल्स को एम्पावर करो, डॉक्टर को एम्पावर करो, राइट, उनके मैनेजमेंट और सपोर्टिव सुपरविजन के साथ। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई। इसके महत्व क्या है? तो सुपरविजन को इंप्रूव करना है, बेटर वार्ड लेवल कोविड गवर्नेंस के लिए, राइट, कि ग्राउंड लेवल पर कोविड गवर्नेंस के लिए, लोकल लेवल पर कोविड गवर्नेंस के लिए जो है वो इंप्रूव करना है सुपरविजन को, मॉनिटरिंग को, राइट। वही चीज मैंने आपको बताया, जैसे चेक करके रखना है कि कहीं लॉकडाउन अगर लगा है तो लोग लॉकडाउन का मतलब प्रॉपर पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि आज भी मैंने देखा है काफी सारे लोग जो है वो लॉकडाउन के बावजूद घूमते हैं, राइट, अननेसेसरली चक्री लगी हुई है लोगों के पैर में। ये नहीं समझ में आ रहा कि बाहर स्थिति कितनी खराब है, अपने साथ अगर वो वायरस लेकर आएंगे तो अपने पूरे परिवार की जान जो है वो खतरे में डाल सकते हैं। बट फिर भी पता नहीं क्या है। बट ठीक है, कुछ लोग हैं समझदार, बट बहुत सारे लोग समझदार नहीं है। ये बात फैक्ट है, सत्य है, इसको अपन इनकार नहीं कर सकते, इस चीज का इग्नोर नहीं कर सकते। गाइस, कोविड वैक्सीन से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा।
तो हम लोगों ने प्राथमिकता दे रखी है 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को, राइट, जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर की है, उनको कोविड 19 की वैक्सीन लग रही है। अभी अभी जो विंडो जो है वो 18 से 45 आयु के लोगों के लिए भी जो है वो खोल दी गई है कि इनको भी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। बट हमने देखा कि पिछले 8 हफ्तों में, राइट, बहुत तेजी से वैक्सीन की जो खुराक है, वैक्सीन के जो डोजेस हैं, उनमें कमियां आई हैं, उनकी नंबर्स में डिक्रीज हम लोग को बहुत तेजी से देखने को मिला है और इन 8 हफ्तों में लोएस्ट लेवल पर जो है वो जा चुका है ये। और ये बात सच भी है, जैसे कि मैं अपने छोटे भाई के लिए चाह रहा था कि उसको वैक्सीन लग जाए, बहुत दिनों से चेक कर रहा हूं बार बार कि जैसे 18 प्लस के लोगों के लिए विंडो ओपन हो जाए, तो बिल्कुल वो विंडो ओपन ही नहीं है, क्लोज्ड ही नजर आ रही है, राइट, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं, इतने डोजेज है नहीं अवेलेबल, राइट, क्लोज विंडो नजर आ रही है। हालांकि जनता भी ज्यादा है तो उसके कारण भी ये है कि एक जगह पर, क्योंकि मैनेज भी करना रहता है ना, कि एक सेंटर पर 100 से ज्यादा लोगों को जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है, राइट, क्योंकि मैनेज भी करना है एक साथ नहीं, मतलब कि उनके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट जो है वो दिए हुए हैं, तो वो सब चीजें भी मैनेज करनी, तो इस कारणवश भी शायद नहीं होगा। बट पूरे मैंने अपनी पूरी सिटी में देख लिया, कहीं पर भी मिल ही नहीं रही है। 45 प्लस के लोगों के लिए तो मिल रही है, बट 18 टू 45 के लिए बहुत मुश्किल जा रही है। और मेरे को तो अभी लगेगी नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे अभी कोविड हुआ है, तो अराउंड 1 से 1.5 मंथ्स के बाद जो है वो लगा सकता हूं मैं वैक्सीन। चलो एनीवेज, और किसी अन्य बीमारी की तुलना में कोविड 19 टीकों का विकास तेजी से किया जा रहा है, फिर भी इसकी आपूर्ति में कमी देखने को मिल रही है। तो सप्लाई जो है कोविड 19 वैक्सीन का वो बहुत मतलब कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, बावजूद उसके कि इसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, नहीं कोविड 19 की वैक्सीन बहुत तेजी से बन रही है, बट सप्लाई में कमी आ रही है। तो कुछ मुद्दों की बात करेंगे हम लोग, वैश्विक मुद्दे की बात करेंगे इस, तो विशाल जनसंख्या, ह्यूज पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है। दुनिया भर में लगभग 7 बिलियन लोग को टीका लगाया जाना है, जिसमें से अत्यधिक टीके 2 खुराक के माध्यम से दिए जा रहे हैं। 2 खुराक में मतलब हम लोग को वैक्सीन देखने को मिलती है। अतः जाहिर है कि मांग बहुत अधिक है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड ज्यादा होने के कारण भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के डोज में कमी आ रही है। उपलब्ध टीकों में से 80% से अधिक को पहले ही खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है और दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों द्वारा इनकी स्टॉक किया गया है, मतलब कि कुछ कंट्रीज ने इसको स्टॉक भी करके रखा हुआ है अपने पास, जो है वो वैक्सीन वगैरह जो का स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है, राइट, जो कि वैश्विक आबादी के केवल 20% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर मात्र 20% ही पॉपुलेशन है पूरे दुनिया भर की, उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक है, मतलब कि मान के चलो 50% से ऊपर का स्टॉक है। कहते तो यह है कि 80% से ज्यादा का स्टॉक जो है वो इन्होंने मतलब ऑर्डर दे चुके हैं, तो वो वाली चीज है, बट बहुत ज्यादा इनके पास स्टॉक रखा हुआ है, तो इस प्रकार की जमाखोरी भी है। और यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स जैसे एफर्ट्स जो हैं, उसमें भी हमें देखने को मिला कि अफ्रीकी आबादी के केवल 1% लोग ही अब तक वैक्सीन प्राप्त कर पाए हैं, मतलब 1% लोग ही अफ्रीका की पॉपुलेशन पर वैक्सीन का सप्लाई हो सका है। मतलब कि इसके थ्रू कहा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहां पर केसेस जो है वो कोरोना वायरस के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उन तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की जाए, बावजूद उसके भी सप्लाई की कमी यहां पर नजर आ रही है। इमरजेंसी अप्रूवल में डिले देखने को मिला। अमेरिका ने अब तक सिर्फ 3 ही वैक्सीन को जो है वो अप्रूवल दिया है। फाइजर, मॉडर्ना और जेनसन जैसी वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन जो सबसे सस्ती वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, काफी अफोर्डेबल वैक्सीन है, इसको भी अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। और आपको बता दें, अप्रूवल जो है रशिया की स्पुतनिक वी को रिसेंटली ब्राजील के अंदर डिनाई कर दिया। ब्राजील में रशिया की इस वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी, इसको जो है वो अप्रूव करने से मना कर दिया। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिली, राइट। चाइना के सिनोवेक और सिनोफार्म की वैक्सीन अब तक वेस्टर्न कंट्रीज ने स्वीकारी नहीं है, मना कर दिया कि चाइना की वैक्सीन नहीं लेंगे, राइट। और भारत में क्या चुनौतियां हम लोग को देखने को मिल रही है, तो लिमिटेड सप्लायर, हमारे पास सप्लायर लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर लिमिटेड है, राइट। तो भारत के 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन की बात करें और कोविशील्ड की बात करें, इनके मैन्युफैक्चरर की सीमित क्षमता है, यानी कि ज्यादा ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। इस संदर्भ में एक बड़ी चुनौती है, राइट, यानी कि इस चीज में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया के अंदर एक बड़ी चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। इस पर भी राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों द्वारा लगभग वैक्सीन की आवश्यकताओं संबंधी आदेश दिए जा रहे हैं, जिन्हें पूरा करने में महीनों लग सकते हैं, राइट, महीनों लग सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो इन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि ह्यूज वैक्सीन के ऑर्डर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको फुलफिल करने में भी इन मैन्युफैक्चरर्स को काफी टाइम लग सकता है। तो लिमिटेड सप्लायर हमारे यहाँ है। दूसरी क्या प्रॉब्लम हमारे यहाँ हम लोग को देखने को मिलती है, सप्लाई चेन में गैप है, राइट। अगर हम बात करें सप्लाई चेन की गैप की, तो वो भी काफी बड़ा हम लोग को देखने को मिलता है। समग्र
वयस्क आबादी का टीकाकरण करने में, यानी कि इतनी ह्यूज एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराने में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो एम्बिशियस प्रोग्राम जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें आपूर्ति श्रृंखला में एक बड़ा अंतर है, सप्लाई चेन में एक बड़ा गैप देखा गया है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स है, अगर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को भी छोड़ दें तो कोल्ड स्टोरेज भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सब वैक्सीन जो है वो कोल्ड स्टोरेज में ही जो है वो रह सकती है, इनको एक पर्याप्त टेम्परेचर चाहिए होता है। और आपको बता दें कि इंडिया की रैंक तीसरे नंबर पर है यूएसए और चाइना के बाद, राइट, टीकाकरण की संख्या के मामले में, वैक्सीन के एब्सोल्यूट नंबर के मामले में। परंतु भारत की केवल 13% आबादी को ही एक खुराक मिली है और लगभग 2% का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। तो मेरे फादर और मदर जो है वो 2%, और इवन नानी जी भी जो है वो 2% की आबादी में आ गए हैं, क्योंकि दोनों टीके उनको लग चुके हैं, राइट। तो आप भी बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके घर परिवार में किसी को लगी है तो बताइए। तो काफी सारे देशों ने पहले ही अपनी आधी से अधिक जो एडल्ट की जो पॉपुलेशन है, वयस्क आबादी जो है, उसका टीकाकरण कर लिया है काफी सारे देशों ने, राइट। तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली। और इंडिया के अंदर और क्या प्रॉब्लम है, तो अनइक्वल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, असमान खरीद प्रक्रिया, संशोधित वैक्सीन खरीद प्रक्रिया शहरों और कस्बों में छोटे अस्पतालों के लिए चुनौती पैदा करती हैं, क्योंकि छोटे अस्पताल जो है वो ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, राइट, वैक्सीन एकदम से प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बड़े समक्ष अस्पताल आसानी से वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स की बात होती है, राइट। कॉन्टेक्ट्स की बात हो गई और किसी बड़े अधिकारी से जुगाड़ तुगाड़ करके जो है वो अलाउ कर दिया, और छोटे अस्पताल में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पैसों की, मेडिकल बिजनेस में, राइट। क्योंकि जो बड़ा सप्लायर होगा, जो बड़ा कंसाइनमेंट खरीद लेगा, तो सप्लायर जो है वो बड़ा कंसाइनमेंट खरीदने वाले को तुरंत सप्लाई करेगा, है ना। जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में शहरी ग्रामीण विभाजन को और अधिक विरूपित करता है, राइट। कि हम लोग को जो देखने को मिलता है, अर्बन रूरल डिवाइड जो है उसको और ज्यादा बड़ा कर देता है ये सब चीजें, जब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर के मामले में छोटे अस्पताल जो है उनको वैक्सीन हासिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, बड़े अस्पताल को एक फोन में वैक्सीन आ जा रही है। और डिजिटल डिवाइड भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, डिजिटल विभाजन, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन वगैरह जो है वो ऑनलाइन बुक हो रही है, स्लॉट्स ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, राइट। तो ये मैंडेटरी जो किया गया है कि कोविन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो भी एक इशू है, राइट। किसका, न्यू डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, जो संभावित रूप से टीकाकरण प्रक्रिया को कठिन बनाता है, राइट। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते, नहीं हैंडल कर सकते, राइट, खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए डिफिकल्टी है, राइट। और ये अपेक्षाकृत कम शिक्षित लोगों को, वो मैंने आपको बताया ना, जो ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है, राइट, जिनको पता नहीं है, इवन शिक्षित होने के बाद भी काफी सारे लोग को पता नहीं होता कि कैसे बुक करना है, कैसे रजिस्टर करना है, उनको ये प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। तो इनको कोविन पोर्टल तक पहुंचने और उसके अंग्रेजी इंटरफेस का उपयोग करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। तो उस प्लेटफॉर्म पर जो है वो इंग्लिश ओनली इंटरफेस जो है, तो उसको यूज करना उनके लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है, राइट। काफी सारे लोग को तो यूज ही नहीं करना, वेबसाइट को सर्फ नहीं करना आता काफी सारे लोगों को, आप जानते ही हैं इसके बारे में। और ये भी देखते हुए कि इंडिया की जो आधी आबादी है उस तक ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का एक्सेस है, राइट। और ग्रामीण टेली घनत्व जो हम लोग को देखने को मिलता है, रूरल टेली डेंसिटी जो है 60% से भी कम है। कहा जा सकता है कि अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शहरी केंद्रों के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है, राइट। तो ये मैंडेटरी जो किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसका मतलब ये है कि ये अर्बन सेंटर्स के फेवर में है, रूरल एरियाज के फेवर में बिल्कुल नहीं है ये वाली चीज। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश देश के सबसे कम टेली घनत्व वाले राज्यों में से एक। और टेली डेंसिटी या टेलीफोन डेंसिटी क्या होता है, तो चाहो कहीं पर लिख लो इसके बारे में कि टेलीफोन डेंसिटी और टेली डेंसिटी इज द नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन is the number of telephone connections for every 100 individuals living within an area। तो एक एरिया पर हर 100 लोगों में से कितने लोगों के पास कनेक्शन है, तो उस चीज को टेलीफोन डेंसिटी कहा जाता है। और हमारे यहाँ क्या है, टेली घनत्व जो है, टेलीफोन डेंसिटी जो है वो सबसे कम इन पर्टिकुलर राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। स्मार्टफोन या कंप्यूटर के साथ साथ तकनीक तक कम पहुंच इसे और अधिक कठिन बनाती है। तो काफी डिफिकल्टी ये भी होती है कि जिन लोग के पास, मान लेते हैं स्मार्टफोन भी नहीं है काफी सारे लोगों के पास, तो कंप्यूटर वगैरह भी नहीं है, यानी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो भी जो है वो ये एक्सेस से दूर कर देती है, राइट। और वे फॉरवर्ड की बात करें गाइस, आगे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रभावी और सुरक्षित टीकों की जल्द से जल्द जांच करने
मतलब कि जो भी टीके जिनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो उनको तुरंत इन्वेस्टिगेट करें और उनको अप्रूव करें, राइट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और कंपनीज आए जो कि मैन्युफैक्चर करें टीकों को, राइट, वैक्सीन वगैरह को, और मौजूदा पूल में जोड़ने की इन्हें आवश्यकता है, मतलब कि इन्हें सप्लाई करने की जल्दी से जल्दी आवश्यकता है। मतलब कुल मिलाकर एक चीज हमने जो नोटिस करी थी वो ये है कि काफी सारी, जैसे अमेरिका ने भी मात्र 3 ही वैक्सीन को अभी तक अप्रूव किया, तो इन्वेस्टिगेशन करो, अप्रूव करो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को, राइट, जिससे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन आए, जिससे कि सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो डिमांड के साथ जो है वो इक्वल हो जाए, राइट, जैसे कि सप्लाई हो सके ज्यादा से ज्यादा। और भारत के अंदर कोविड-19 वैक्सीन अभियान जो है, कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव जो है, ये एक स्मरणीय मिशन होगा, मॉन्यूमेंटल मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ना केवल अपनी आबादी का टीकाकरण करेगा, अपनी खुद की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेगा, ना केवल, बल्कि दुनिया के एक बड़े भाग के निर्माता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम लोग पूरे दुनिया भर के अंदर लीड कर रहे हैं वैक्सीन प्रोड्यूसर के मामले में। यह मिशन टीकों के विकास और वितरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए कम से कम समय में सैकड़ों से लाखों लोगों को टीकों को कुशलता से प्राप्त करने के प्रयास में वृद्धि करेगा, और मतलब चालू ही है कि मतलब कि बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग मिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैक्सीन मिलियंस ऑफ लोगों को, और इससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स जो आज की डेट में फेस हो रही हैं उसको जल्दी से जल्दी हम लोग जो है वो टैकल कर सकेंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बिल्कुल पॉइंट्स को याद रखना, मेंस में बहुत काम का ये वाला पॉइंट आपके लिए। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की अब चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है कि रिसेंटली हाल ही में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, इन्होंने लेखा मानकों के ड्राफ्ट और ऑडिटिंग मानकों से संबंधित मुद्दों पर एनएफआरए के कार्यकारी निकाय की सहायता और सलाह के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है। देखो आपको ध्यान में रखना है, एनएफआरए ने एक बेसिकली टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसका गठन किया है किस चीज के लिए, कि एनएफआरए की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी मदद कर सके। ये किस चीज में मदद कर सके, ड्राफ्ट करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कि जब भी कभी अकाउंटिंग करते हैं, राइट, जैसे कि सीए वगैरह जो है वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट, या ऑडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस दौरान किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो उसका ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए ये बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी काम कर रही है, उसकी मदद ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी करेगी। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अंदर 7 मेंबर हैं, जिनके चेयरमैन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं आर नारायण स्वामी, इनके चेयरमैन हम लोग को देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी बात करें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में, तो ये क्या कर रही है गाइस, तो ये बेसिकली क्रिएट कर रही है वेरीफाइड और एक्यूरेट डेटाबेस कंपनीज का, ऐसी कंपनीज का जो वेरीफाइड है और एक्यूरेट डेटाबेस जो है वो बना रही है, तैयार कर रही है, राइट, और जो भी ऑडिटर्स जो कि रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर आते हैं जैसे कि सीए सीएस, तो इनका भी डेटाबेस ये क्रिएट कर रही है। और इस रिगार्ड में एनएफआरए जो है वो कॉर्पोरेट डेटा मैनेजमेंट डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है उससे जुड़ी हुई है, और 3 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो हम लोग के अंदर हमें देखने को मिलती है उनसे जुड़ी हुई है, हमारी कंट्री के अंदर जो है 3 स्टॉक एक्सचेंज। और कुछ की पॉइंट की बात करें गाइस, तो एनएफआरए बनी थी 2018 में, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 क्लॉज 1 के तहत इसको लाया गया था, और ये एक ऑडिट रेगुलेटर है, मतलब कि ये चेक करती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कंपनीज वगैरह हैं प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही, कंप्लायंस वगैरह प्रॉपर टाइम पे जो है वो फाइल कर रही है कि नहीं कर रही, तो इनकी ऑडिटिंग को रीचेक करने का भी काम होता है, यानी कि कंपनी के अंदर जो भी कार्य चल रहा है उसको ऑडिट भी करने के लिए ये कार्य करती है एनएफआरए। जो डिसीजन जो था एनएफआरए को बनाने का, ये कब लिया गया, टेकन आफ्टर द रोल ऑफ ऑडिटर्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया केम अंडर द स्कैनर ऑफ एलिज्ड लैप्स। तो ये तब हुआ जब हमें देखने को मिला कि हमारी कंट्री के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसमें कुछ घोटाला देखने को मिला, राइट, उसमें कुछ कमियां देखने को मिली कि वो प्रॉपर तरीके से जो कंप्लायंस वगैरह जो फाइल होते हैं कंपनीज के, तो उसको इवैल्यूएट नहीं कर रही थी, उसका अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं देख रही थी, उसकी ऑडिटिंग नहीं कर रही थी। तब उस समय ये चीज सामने आई, राइट, काफी सारे स्कैम सामने आए, पंजाब नेशनल बैंक का भी स्कैम इसमें इंक्लूडेड है, तब जाकर फिर एनएफआरए को तैयार किया गया। इसमें हमें देखने को मिलता है एक चेयरपर्सन होते हैं,
राइट। तो ये एमिनेंस पर्सन होते हैं, इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है अकाउंटेंसी का, ऑडिटिंग का, फाइनेंसिंग का, लॉ का, और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसके अंदर और भी कुछ मेंबर्स होते हैं, बट 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए इस बॉडी के अंदर। इसके फंक्शन, इसके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं और इसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज को रिकमेंड करती है, स्टैंडर्ड्स को बताती है कि क्या स्टैंडर्ड्स कंपनी को अडॉप्ट करना है, राइट, कि जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव कर सके उन कंपनी को, यानी कि वो कंपनी जो कंप्लाइंस वगैरह फाइल करती है तो उसको अप्रूव किया जा सके, और किस प्रकार की कंप्लाइंस आनी चाहिए तो वो उसके बारे में ये बताती है। मॉनिटर करती है, इन्फोर्स करती है कंप्लाइंस को, मैंने जैसा आपको बता रहा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ। क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखती है, राइट, और जो भी प्रोफेशंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो एसोसिएटेड होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कंप्लायंस को कि कंप्लायंस जो है वो स्टैंडर्ड के साथ ही जो है वो तैयार करके फाइल किया जा रहा है, राइट। और कुछ उपाय भी बताती है कि कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसको इंप्रूव किया जा सके। और इवन इसके पावर्स की बात करें गाइस तो देखो, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है ये, कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जैसे कि एक तो लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, राइट, जिनकी सिक्योरिटीज वगैरह जो होती है हमारी कंट्री के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या फिर हमारी कंट्री के बाहर स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो कंपनी लिस्टेड है, राइट, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई कर सकती है तुरंत अगर कुछ घोटाला होता है तो। या फिर जो भी कंपनी जो अनलिस्टेड होती हैं, इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए कि कम से कम 500 करोड़ रुपए का उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कम से कम उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। लोन्स आउटस्टैंडिंग जो एग्रीगेट जो होते हैं, डिबेंचर जो होते हैं, डिपॉजिट जो होते हैं, वो कम से कम 500 करोड़ रुपए के होने चाहिए 31 मार्च तक, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि पिछले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगर ये सब कंपनी अगर फॉलो करती है तो इन कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, एनएफआरए की। और इंश्योरेंस कंपनीज होती है, बैंकिंग कंपनी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई और जनरेशन से एसोसिएटेड होती हैं। और जब भी कोई प्रोफेशनल का मिसकंडक्ट या किसी प्रकार का मिसकंडक्ट अगर प्रूव हो जाता है कि एक कंपनी ने जो है वो कुछ चीजें जो है जो बोली गई थी कि मतलब फाइल करनी थी, अगर उसने फाइल नहीं करी तो उस कंपनी के ऊपर पेनाल्टी भी ये लगा सकती है। और पेनाल्टी कम से कम 1 लाख रुपए की होगी, और 5 गुना ज्यादा भी पेनाल्टी बढ़ाई जा सकती है जो भी उसको फीस रिसीव होती है उसके कंपैरिजन में। अगर बात होती है इंडिविजुअल की, तो व्यक्तियों के मामले में, प्रोफेशनल के मामले में कम से कम 1 लाख रुपए और 5 गुना ज्यादा, यानी कि जो भी फीस उनकी होगी तो उससे 5 गुना ज्यादा जो है वो फाइन चार्ज किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें फर्म्स की तो कम से कम 10 लाख रुपए और 10 गुना ज्यादा फीस जो भी रिसीव होती है उससे बढ़ाया जा सकता है, राइट, मतलब यानी कि 10 टाइम ज्यादा पेनाल्टी जो है वो इंपोज की जा सकती है। जैसे ये होता है ना कि आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको जो है वो जैसे बोल दिया जाता है कि आपको 1 अप्रैल से पहले जो है वो अपना फाइल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, और पूरी ये कागज जो है वो लगेंगे, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि कंपनी ने किस प्रकार से काम किया, क्या ट्रांजैक्शन, क्या बिजनेस रहा कंपनी का, तो पूरी चीज, पूरी डिटेलिंग देनी होती है, राइट। तो जब इन्होंने फाइल किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट ने, बट इन्होंने कुछ चीजें जो है वो मेंशन नहीं करी जानबूझकर, राइट, और आखिरी डेट निकल गई, तो अब जो भी फीस जो होगी, यानी कि जो भी फीस, जो भी पेनाल्टी जो लगेगी, उससे 5 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा भी ये चार्ज कर सकती है अगर किसी प्रकार का मिसकंडक्ट प्रूव होता है तो, राइट। तो ये वाली चीज इसके पास पावर होती है। और इसके अकाउंट्स जो होते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हमारे जो कैग जो है वो मॉनिटर करते हैं। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक था पूरा ओवरऑल, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंटी फंगल इंजेक्शन का शॉर्टेज आ गया है, बताया जा रहा है कि अब यहां पर भी शॉर्टेज हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि अभी एक बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है, ब्लैक फंगस, पोस्ट कोविड के बाद। मेरे ख्याल से कल परसों के लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था। उसमें लगता है एक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, इस इंजेक्शन का अब शॉर्टेज हो गया है। तो एक्यूट शॉर्टेज हम लोग को एंटी फंगल इंजेक्शन का एम्फोटेरिसिन का देखने को मिल रहा है, और भी दूसरी एंटी फंगल दवाइयों का देखने को मिल रहा है जो कि म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो उसके बारे में, ब्लैक फंगस डिजीज के बारे में कल ही हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये भी अब पेशेंट के लिए डिफिकल्टी बढ़ाती जा रहा है ये वाली चीज। म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है पोस्ट कोविड, और रफली 30% जो डायबिटिक पर्सन है उनमें ये दिखाई देता है, यानी कि डायबिटिक पर्सन जो है वो थोड़े ज्यादा रिस्क में होते हैं। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है ये सीरियस और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और एंटी फंगल जो है मतलब मेडिकेशन का इसका जो क्लास होता है उसे एंटी फंगल जो है वो कहा जाता है। ये बेसिकली जो फंगाई वगैरह जो होते हैं, स्लो ग्रोथ जो हम लोग को फंगाई की देखने को मिलती है, तो उसके कारण ये इन्फेक्शन हो जाता है, और टिपिकली इंजेक्शन के थ्रू ये दिया जाता है। और ये जो इंजेक्शन है ये 1958 से मेडिकल यूज के लिए अलाउ कर दिया गया था,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ये इंजेक्शन शामिल है और इसकी कमी अभी इंडिया में बताई जा रही है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिनो फार्म कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज के बारे में। तो ये भी एक वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है। डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दिया है सिनो फार्म कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए। पहली चाइनीज वैक्सीन है जिसको डब्ल्यूएचओ की ग्रीन लाइट मिल गई है। तो सिनो फार्म जो है वो चाइना की वैक्सीन बताई जा रही है। इसके भी 2 डोजेज हैं, 2 डोजेज में ये वैक्सीन जो है वो दी जाती है, जो कि ऑलरेडी काफी सारी हमारी मतलब पूरे दुनिया भर में कंट्रीज 2 डोजेज में वैक्सीन दे रही हैं। डब्ल्यूएचओ जो है उसने ऑलरेडी इमरजेंसी यूज के लिए लिस्ट किया हुआ था कुछ वैक्सीन को, जैसे कि पी फिजर बायो एनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, राइट। तो ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। तो ये सब वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए। और ये वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है, तो सिनो फार्म वैक्सीन जो है ये एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन है। मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है, कोरोना वायरस ही होता है जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। क्योंकि वैक्सीन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को, स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाना, ट्रेन करना कि इस वायरस से, जैसे कि कम क्वांटिटी में वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, एंटीबॉडीज बन जाए और एंटीबॉडीज उस पर अटैक कर दें, राइट, वायरस के ऊपर, और सक्सेसफुली जो है वो अटैक करके उस वायरस को मार दें। फिर जैसे कि बाद में एक्चुअल में ओरिजिनल में जो वायरस जब आता है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड होती है वैक्सीन के थ्रू वायरस को मारने के लिए, और एंटीबॉडीज हमारी डेवलप रहती हैं। तो क्या होता है, तो ओरिजिनल वायरस को निपटाने में जो है वो सफलतापूर्वक काम करती है फिर हमारा इम्यून सिस्टम। तो जैसे कि कोवैक्सीन जो है, जैसे भारत बायोटेक इंडिया BBIL के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कोलैबोरेशन के थ्रू बनाया गया था। तो इसमें भी इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है ये डिजीज कैरिंग वायरस लेकर जाती है, मतलब कि जो वायरस जो होती है जो डिजीज फैलाती है, तो उसी को ही वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर लेकर जाती है, राइट। एंड किल इट यूजिंग हीट, मतलब उस पर्टिकुलर वायरस को मार दिया जाता है हीट, एक्सट्रीम हीट में उस वायरस को रखकर केमिकल रेडिएशन के थ्रू मार दिया जाता है, राइट। तो और फिर उसके बाद उसको वैक्सीन में डालकर लोगों को दिया जाता है। फिर डब्ल्यूएचओ ने नोट ये किया है कि ये जो वैक्सीन होती है इस प्रकार की जो वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलती है, उनको बहुत लंबा समय लगता है बनने में, अधिक समय जो है वो लगता है बनने में, राइट। और 2 या 3 डोजेस की आवश्यकता होती है, यानी कि पूरी तरह से बॉडी में ये वैक्सीन काम कर सके, इसलिए इन्हें 2 या 3 डोजेस में दिया जाता है, राइट। और फ्लू और पोलियो वैक्सीन जो होती हैं उसी अप्रोच की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। फ्लू और पोलियो के जो टीके होते हैं इसी दृष्टिकोण का भी उपयोग करते हैं, यानी कि सेम प्रोसेस का उपयोग करते हैं। आउट ऑफ मेजर वैक्सीन बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड, जो मेजर वैक्सीन जो आज की डेट में दुनिया भर में यूज की जा रही हैं, सिनोफार्म कोवैक्सीन और सिनोवैक, ये भी चाइना डेवलप करती है। तो ये ओनली ऐसी वैक्सीन है जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड वायरस है, राइट। सिर्फ यही वैक्सीन है जो एक्चुअल में वायरस रखा हुआ है इन्होंने, बट उस वायरस को हीट करके या केमिकल्स के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू मार कर इनएक्टिवेट करके बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है। दूसरी वैक्सीन जो है वो पी फिजर बायो एनटेक और मॉडर्ना और mRNA वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलती है। ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन भी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि वायरल वेक्टर का उपयोग करती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। चाइना की ये वैक्सीन है, डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया, इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को इंडिया में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 1999 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य, इसका एम ये है कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट जो इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के हैं उनको याद करना। तो इसका मेन मकसद नेशनल टेक्नोलॉजी डे का यही है। थीम इस साल की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राइट। तो इसका विषय हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसका महत्व क्या है, तो इस दिन मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो पोखरण आपने मूवी भी देखी होगी जॉन अब्राहम की, अगर कभी देखी हो तो सक्सेसफुली जो है वो हम लोगों ने टेस्ट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब को इंडिया में। भारत ने पोखरण 2 नामक ऑपरेशन में अपनी शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल को एक ऑपरेशन में जिसका नाम था पोखरण 2, राइट, जिसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में भी नाम दिया गया था, यानी कि इसका कोड नेम जो था वो ऑपरेशन शक्ति था। इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल मिसाइल, सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल हमें देखने को मिलती है। इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था और पहले स्वदेश निर्मित विमान हंस 3 का भी परीक्षण किया था। तो हंस 3 जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था हमारा। तो ये सब नाम याद रखना, त्रिशूल मिसाइल, हंस 3, शक्ति, राइट। तो ये शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इसी दिन किया था हमने मई 11 में इन्हीं सब चीजों की टेस्टिंग। अब देखिए गाइस, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए, डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। इस पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका टाइटल है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत, राइट। तो ये इस नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की राह में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट करने के लिए देखने को मिल रहे हैं, उस पर यह रिपोर्ट बात करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसकी पहचान करती है। और साथ ही 1.3 बिलियन सिटीजन जो हैं, 1.3 अरब नागरिक जो हैं, उन तक डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए, यानी कि उन तक एक्सेस हो मिल सके डिजिटल सर्विसेज का, उस पर अपनी रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करती है ये रिपोर्ट। तो दो चीजों पर ये रिपोर्ट फोकस कर रही है, एक आइडेंटिफाई करने पर काम कर रही है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट करने के ऊपर। ये डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, तो आसान भाषा में जो लोग डिजिटल सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पा रहे, कौन सी डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल डिजिटल सर्विसेज, किस वजह से, क्योंकि उनको आ नहीं रही है, उन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, ना उन तक डिजिटल लिटरेसी है, राइट, यानी कि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है ज्यादा, उनको चलाना नहीं आता, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज नहीं करना आता उनको, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग हो गई, तो उन तक ये सर्विसेज जो है वो पहुंचाना, राइट, ऐसे लोगों तक सर्विसेज पहुंचाना, और साथ ही साथ रिकमेंडेशन देना कि किस प्रकार से और इसका विस्तार किया जा सकता है, यानी कि 1.3 बिलियन सिटीजन्स तक कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है इस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो ये है क्या डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जैसा मैंने आपको बताया। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली एज डिजिटल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एक्सक्लूडेड एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन। तो जो एक्सक्लूडेड और अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है, राइट, तो उन तक, जिन तक फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच नहीं है, जो यूज नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, फाइनेंशियल डिजिटल सर्विसेज को, तो उन तक जो है वो ऐसी सर्विसेज पहुंचाना। इसमें दो चीजों पर अगेन ध्यान रखना है कि सर्विसेज जब पहुंचाई जाए तो उसकी कीमत जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर अफोर्ड ना कर सके, तो कीमत को भी उसको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, प्रोवाइडर्स के लिए भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, उन तक भी इतनी, यानी कि इतना पैसा पहुंचना चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, राइट। तो इस पर मेनली ये फोकस करती है। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पर क्या चुनौतियां हैं, इसको आपको समझना जरूरी है, क्या चैलेंजेस हैं, इसको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला चैलेंज है डिमांड साइड गैप, यानी कि जो डिमांड करते हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर है, जिनको ये सर्विसेज चाहिए, तो उन पर एक बड़ा गैप हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि वो खुद ही जो है वो दूर चले जाते हैं सर्विस लेने के बाद। अब वो क्या, कैसे, तो उस चीज को समझो आप। तो बहुत सारे प्रयास किए गए डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, राइट, काफी सारे प्रयास किए गए और सप्लाई की तरफ से बहुत सक्सेस भी मिली, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर ई गवर्नेंस की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें, इसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज की टैक्स करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सक्सेस मिला, यानी कि अच्छी तरीके से बेनिफिशियरीज जो है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया गया, जैसे जनधन अकाउंट्स ओपन करवाए गए, राइट। बट प्रॉब्लम क्या आई कि लास्ट माइल पर, यानी कि कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आई। अंत में क्या हुआ, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनका अकाउंट खुलवाया, वो क्या करते थे, जैसे ही उनके पास पैसा आता था उस पैसे को वो निकाल लेते थे, कैश में विड्रॉ कर लेते थे। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन मकसद ये है कि लोग जो है वो बैंक में अपना पैसा रखें और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसका उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा। बट लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही उनके पास जो है वो उनके अकाउंट में पैसा आता है, वो कैश में निकाल लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एटीएम से कैश में निकाल लेते हैं। तो जो मेन पर्पस है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो हुआ ही नहीं। लोगों को ऐड तो किया, लोगों को सर्विस में यानी कि जोड़ा, डिजिटली जोड़ने की कोशिश करी, बट लोग जो है वो निकल गए, लास्ट माइल जो है वो छूट गई, राइट, वो जुड़े नहीं। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अनसक्सेसफुल एग्री टैक्स, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, जो कि लार्ज सेक्शन को, हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लार्ज सेक्शन को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराते हैं, एक बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करते हैं,
और कुछ सालों में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी पर वो भी डिक्लाइन हुआ 34% 1983 और 84 में देखने को मिलता था, जो कि 2018 और 19 में केवल 16% रह गया। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसमें भी गिरावट रिकॉर्ड की गई। और काफी सारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं वो सक्सेसफुली डिजिटाइज नहीं कर पाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फार्मर्स के लिए, यानी कि फार्मर जो है उन तक आसान सर्विसेज जो है वो नहीं पहुंच पाई, राइट, जिससे कि किसान आसानी से उन सर्विसेज का उपयोग कर सकें और फॉर्मल क्रेडिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेल कर सकें, राइट, यानी कि उनको लोन जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सके, राइट। तो उस चीज पर भी जो है वो काम नहीं हो पाया। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस तक भी फॉर्मल फाइनेंस का एक्सेस नहीं पहुंच पाया। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं वो की ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं इंडियन इकोनॉमी के। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, राइट, काफी ज्यादा वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व है। और 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी के अंदर लगभग 110 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं, और जो कि 40% से ज्यादा इंडिया के नॉन फार्म वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो नॉन फार्म वर्कफोर्स है, गैर कृषि कार्यबल है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो कार्य होते हैं, उसका 40% से भी ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है, यानी कि लगभग 110 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण, राइट, बैंकेबल कोलैटरल के कारण, क्योंकि बैंक्स अगर लोन ऑफर करेगी तो उनको तो चाहिए कोलैटरल्स, मतलब कि गिरवी रखने के लिए कुछ एसेट प्रॉपर्टी चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री की कमी के कारण, क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोग हैं उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि बैंक जब भी किसी को लोन देती है पहले पूछती है कि भैया आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। वो चेक करते हैं कि आपने अगर कोई पहले लोन लिया है तो क्या उसको आपने टाइम पर चुकाया कि नहीं चुकाया। तो ऐसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है। तो रिपीट फिर से करता हूं, इनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, इनके पास मतलब बैंक पर गिरवी रखने के लिए कोई एसेट नहीं है, ना इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री है, राइट। तो ये सब चीजें उन्हें फोर्स करती है कि वो इनफॉर्मल क्रेडिट लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, राइट, जो कि फॉर्मल लेंडर से डबल होता है। मतलब कि जो बैंक की अगर हम लोग बात करें तो बैंक मान के चलता हूं मैं कि 8% तो बहुत कम हो गया, जैसे 12% पे बैंक जो है वो 12% पर लोन ऑफर कर रही है, राइट। बट अगर बैंक के बाहर अगर किसी से लोन लिया जाता है, जैसे कि होता है ना, काफी सारे लोग इस प्रकार के धंधे में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, मतलब कि इस प्रकार के लोन ऑफर करते हैं काफी सारे लोग। तो इनफॉर्मल लोन्स वगैरह जो होते हैं तो 20% 30% के लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, राइट। तो वो उसके लिए, इन लोग के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जुड़े लोगों के लिए बर्डन के तौर पर हो जाता है। अब ट्रस्ट और सिक्योरिटी डिजिटल कॉमर्स में काफी कम है। आपको पता है लोग जो है, लोग डरते भी हैं, और वो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी डरते हैं, क्योंकि आज की डेट में हैकिंग वगैरह इतनी ज्यादा हो रही है, एक क्लिक करने पर लोगों के अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है। लोगों को प्रॉपर जानकारी भी नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। और सबसे बड़ी चीज तो हैकिंग, लोग मतलब इवन मैं भी जो है वो कहीं पर भी अपना, जैसे कि अपने अपने जिस डिवाइस पर मैं अपने पूरे बैंकिंग को हैंडल करता हूं, उस डिवाइस को मैंने कभी भी किसी और दूसरे के इंटरनेट से कभी कनेक्ट ही नहीं किया, ना मैंने उस डिवाइस के अंदर कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करी। मैंने उसको एक अलग ही रख के रखा हुआ है कि इस पर जो है वो मैं अपने सिर्फ बैंकिंग, मतलब जो भी चीज है मेरी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस वगैरह है उसको हैंडल करूंगा, राइट। क्यों? क्योंकि डर है ना यार कि कौन सी एप्लीकेशन कब आ जाए, या कब कौन सी एप्लीकेशन हैक हो जाए और वो डेटा लीक कर ले और कंट्रोल कर ले मोबाइल के ऊपर। तो उस पर भी एक बड़ी चिंता है, डर है, क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं मेरे खुद कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऐसे केस हुए हैं, उनके अकाउंट से पैसे जो है वो निकल गए, और उन्होंने बल्कि कहीं पर यूज भी नहीं किया था ऐसा कुछ चीजें, ना किसी पर क्लिक किया था, ऑटोमेटिकली इस प्रकार का ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये सब चीजें हैं, सिक्योरिटी का खतरा है, ट्रस्ट का खतरा है, राइट। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, और इवन कई बार ऐसा भी होता है आपके अकाउंट से पैसे कट गए, सामने वाले के अकाउंट पे नहीं गए, अब आप परेशान हो रहे हो, तो फिर आप सोचते हो कि अरे छोड़ो यार, इससे अच्छा तो कैश ही दे दें। मेरे तो बहुत दोस्तों ने छोड़ दिया, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, अच्छी खासी पोजीशन पर है, वो नहीं करते डिजिटल ट्रांजैक्शन, बोलते हैं कि भैया कैश अच्छा है, कैश में एटलीस्ट दे दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बदला कि आपने यहां से किया, आपके अकाउंट से तो कट गए, सामने वाले पे पहुंचे नहीं, फिर आप खड़े हो गए कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हो, दुनिया जहां की चीजें कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये वाली एक कहानी हो जाती है, दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, रिस्क लगता है, राइट। तो सिक्योरिटी को लेकर रिस्क बढ़ा हुआ है कंज्यूमर्स के बीच में, और इवन बिजनेसेस के बीच में, बिजनेस को भी रिस्क होता है, राइट। जैसे बड़ा अमाउंट है, कहीं पे किसी को ट्रांजेक्ट करना है, अब पैसे कट गए और सामने वाले पे पहुंचे नहीं, तो सामने वाले को 2 मिनट के लिए तो हार्ट अटैक आ जाता है कि भाई क्या हो गया यार ये। अगर मान के चलो बड़ी डील है अच्छी खासी अमाउंट की, राइट, जैसे किसी छोटे बिजनेसमैन के लिए 50,000 1 लाख की डील भी बड़ी होती है,
राइट। तो वो उसने ट्रांसफर करी है, पहुंची नहीं, सामने वाले पे बोल रहा है भाई मेरे पास तो पहुंची नहीं है। कस्टमर केयर पे कॉल किया, साहब 3 दिन का वेट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको, यानी कि आपके पास आ जाएगा, रिटर्न आएगा। आप 3 दिन का वेट किया बंदे ने, उसके बाद नहीं आया, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना सामने वाले के लिए। तो ये वाली चीज है ऐसी। मेरे एक पहचान के हैं, मतलब मेरी कजन है, तो उन्होंने मतलब वो बेसिकली जो है ना किर्गिस्तान, तो वहां पर वो पढ़ती हैं। तो उन्होंने अपने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो पैसे ट्रांसफर किए थे। पैसे तो चले गए, बट वहां से जो है वो मतलब जिस अथॉरिटी को पैसे भेजे थे, तो उन्होंने बोला कि उनके पास पहुंचे नहीं है। तो वो अभी उस बात को करीब 8 महीने हो गए, और बड़ा अमाउंट था, अच्छा खासा अमाउंट था, वो इंस्टीट्यूशन की फीस थी। तो उसमें उनके पैसे कट गए और वहां तक पहुंचे नहीं। अब क्या बोले, इंस्टीट्यूशन ही मना कर रहा है कि वहां तक पहुंचे नहीं। बैंक से कॉल किया तो बैंक ने भी बोला कि यहाँ से तो हम लोगों ने ट्रांजेक्ट कर दिया है, राइट। तो ये ऐसे घोटाले भी हो रहे हैं, इस प्रकार की चीजें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा मेडिकी की एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी जून 2020 में। उसका कहना था कि 40,000 साइबर अटैक्स जो हम लोग को देखने को मिले, उस जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसने टारगेट किया था, जो कि बैंकिंग सेक्टर के थे। 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक क्या होते हैं सोचो आप, राइट। एक इंसान की जमा पूंजी जितनी भी है पूरी खाली कर देते हैं ये हैकर्स वगैरह, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो है वो फ्रॉड के जरिए जो है मेहनत करना चाहते नहीं है लोग, फ्रॉड के जरिए कमाना चाहते हैं, हराम की कमाई कमाना चाहते हैं। अब क्या बोले, मुझे तो बड़ा दिमाग खराब होता है यार ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ कि ऐसे फ्रॉड्स जो है। और आज की डेट में तो वैसे भी यार लॉकडाउन के चलते काम धंधा लोगों का बंद है, राइट। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्राइम के केसेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी मेरे एक और परिचित हैं जिनके शॉप में अभी चोरी हो गई, हालांकि पकड़ा गया वो, क्योंकि वो मतलब अच्छी खासी पार्टी थे, यानी कि पॉलिटिशियन थे वो। तो उनकी जो शॉप थी उसमें चोरी हुई थी, तो उन्होंने तुरंत पकड़वा दिया। बाकी जो कोई दूसरा आदमी है वो तो बेचारा परेशानी हो जाए, ढूंढता रह जाए। डिजिटली एक्सेसिबल ट्रांजिट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये कुछ नहीं है आसान भाषा में, जैसे कि ट्रांजिट का मतलब मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम। तो अब कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, राइट। तो महामारी की शुरुआत के साथ ही हमारी कंट्री में आवश्यकता बढ़ गई कि डिजिटली ट्रांजिट सिस्टम्स होने चाहिए जो कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकें। मतलब कि होते हैं ना कुछ कार्ड्स वगैरह ऐसे होते हैं, राइट, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो कार्ड हम लोग ने देखा था, जैसे दिल्ली मेट्रो कार्ड होते हैं। और भी काफी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आप हर प्रकार के मतलब जैसे कि घूमने के लिए जो है वो यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में उपयोग कर सकते हो। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। पूरे दुनिया भर में जो ट्रेंड है वो इस प्रकार के ओपन लूप ट्रांजिट सिस्टम का, जिसमें हमें देखने को मिलता है पेमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अलाउ करता है ये ट्रैवलर को कि ट्रैवलर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मेट्रो हो गया, रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, इसको चूज कर सकते हैं एक सिंगल कनेक्टेड पेमेंट नेटवर्क के साथ। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिंगल कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दिए मार्केट प्लेयर्स के लिए, यानी कि जो हम लोग को बाजार से संबंधित जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके लिए। इट इज क्रिटिकल टू एड्रेस गैप ऑन डिमांड साइड बाय क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्रोडक्ट। तो ये क्या कर सकते हैं, मार्केट में जो मौजूद लोग हैं वो यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं, यूजर फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंकरेज कर सकते हैं कि लोग बाग जो है वो कैश से डिजिटल में चले जाए। जैसे कि कुछ स्कीम्स वगैरह, कुछ डिस्काउंट वगैरह कि आप जो है वो कैश देंगे तो आपको इतना अमाउंट लगेगा, आप डिजिटली पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, XYZ जो भी, राइट। जो भी मार्केट प्लेयर्स हैं वो इस प्रकार की स्कीम का उपयोग कर सकते हैं, राइट। ये रिकमेंडेशन दिया कि जिससे कि लोग जो है वो डिजिटल में स्विच हो। फास्टैग की बात करें तो फास्टैग इसका एक सफल उदाहरण हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो बैंक्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, कि स्ट्रेंथन करना है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स जो हैं वो बेसिकली प्रमोट कर सकें इस प्रकार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो वो बनाएंगे, जब बनाएंगे उनके पास पूरी सर्विसेज अवेलेबल होंगी डिजिटली, तो वो उसको एक्सपेंड कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, लोगों तक पहुंचा सकेंगे, राइट। और इसके अलावा MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना तथा ऋण स्रोतों में विविधता लाना। तो डिजिटाइज करना रजिस्ट्रेशन को, और पूरी जो कंप्लायंस प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, डाइवर्सिफाइंग क्रेडिट सोर्सेज की, राइट। यानी कि अलग अलग क्रेडिट के लोन लेने के जो सोर्सेज होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करना। जैसे आज की डेट में आप देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ कंपनी का, जैसे बजाज फिनसर्व हो गई, बजाज फाइनेंस वाली जो कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, और होम क्रेडिट वाली जो ऐसी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके थ्रू जो है वो लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, तो वो लोन पर मोबाइल खरीद सकते हैं, किश्तों में मोबाइल खरीद सकते हैं, राइट। तो उसके लिए उनको कुछ एज सच कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं देना पड़ता, राइट। बट वो थोड़ा सा चेक करते हैं वो लोग
कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। अगर न्यू कस्टमर है तो उसको भी आसानी से मान के चलो 25,000 20,000 का तो लोन आराम से मिल ही जाता है, अगर उसके पास पिछले 3 महीने की पासबुक वगैरह है, रिकॉर्ड्स है, थोड़ा सा बैंक में अकाउंट है, तो उसको आराम से मिल जाता है, राइट। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी एमएसएमई के लिए भी ओपन अप करनी चाहिए। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि मतलब फ्रॉड रिपोजिटरी जो है वो तैयार की जा सके, यानी कि रिपोजिटरी का मतलब रिकॉर्ड। तो एक लिस्ट तैयार की जा सके, जितने भी फ्रॉड इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो तौर तरीका है फ्रॉड्स वगैरह का, तो वो रिकॉर्ड किया जा सके और उसको कनेक्ट किया जा सके आपस में एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, एनबीएफसी के साथ, बैंकों के साथ, राइट, कि जिससे कि खबर मिल सके कि किस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको रोकने में सहायता की जा सके, राइट। इंश्योर किया जा सके कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो वार्निंग प्रोवाइड कराए, राइट, टू ऑल्टर कस्टमर्स टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, यानी कि बार बार, जैसे कि ये अमेजॉन हो गया, अलीबाबा हो गई, राइट, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब जो ई कॉमर्स जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये कस्टमर को अपने बार बार बताएं, इन्फॉर्मेशन दें कि फ्रॉड से बचें, अपनी ओटीपी किसी को ना दें, गलत डिटेल किसी को ना दें, तो कस्टमर्स को अवेयर करें, मतलब ये वाली बात यहाँ पर बताई गई। और कृषि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम करना, राइट, तो लो कॉस्ट कैपिटल का एक्सेस जो है वो मिल सके एनबीएफसी को, और फिर वो क्या कर सके, बेहतर लॉन्ग टर्म डिजिटल आउटकम अचीव करने के लिए फिजिकल और डिजिटल मॉडल जो है वो डिप्लॉय कर सकें, राइट, इसका विस्तार कर सकें। और डिजिटाइज करना लैंड रिकॉर्ड को, जो कि अगेन एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड कराएगी इस सेक्टर में, क्योंकि रिकॉर्ड्स अगर डिजिटाइज हो जाएंगे तो आसानी से बैंक को भी जो है वो कोलेटरल के तौर पर उस रिकॉर्ड को चेक करके, मतलब बैंक को क्या चाहिए, बैंक को तो सिर्फ ये देखना है कि सामने वाला व्यक्ति, बैंक अगर सामने वाले व्यक्ति को लोन चुकाती है तो वो मतलब वो ना हो जाए, यानी कि लैप्स ना हो जाए, यानी कि एनपीए ना हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बन जाए उसका लोन, राइट, कि सामने वाले को लोन दिया और फिर वो चुका ही नहीं रहा, तो बैंक का यहाँ पर नुकसान हो गया। तो बैंक क्या कर सके, देख सके कि सामने वाले व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, तो उसका एक लैंड रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज करने की आवश्यकता बताई गई है। और कम भीड़ भाड़ के साथ शहरों में ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड का लाभ उठाते हुए एक समावेशी, इंटर ऑपरेबल और पूरी तरह से खुली प्रणाली बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब कि कुल मिला के इन्होंने बोला कि जिन लोग के पास मोबाइल है, राइट, तो उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए या ऐसी कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए एक सिटी के अंदर ट्रांजिट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, यानी कि जो होता है ना कि बस के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, मेट्रो के थ्रू एक इंडिविजुअल अगर मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं अपनी सिटी के अंदर, तो वो एक ही पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम के थ्रू कर सकें वो आसानी से, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जो इंडिया में लिए गए, जैसे कि जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मोबाइल कम्युनिकेशन को मिलाया गया, राइट, और सिटीजन्स जो है उन तक गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है वो मिल सके, उस पर ये मेन फोकस किया। मतलब कि लोग बाग जो है उनका बैंक अकाउंट खुलवाना, लोगों तक मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराना, राइट, और जो भी सरकारी सर्विसेज हैं वो लोगों तक इस पर्टिकुलर जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के थ्रू मिल सके, यानी कि उन्होंने अपने आधार को भी लिंक किया हुआ है जिससे कि बेनिफिशियरी को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट। तो ये जो ट्रिनिटी थी, इसके थ्रू जो है वो लोगों तक सरकारी सर्विसेज जो है वो आसानी से पहुंचाई गई। एस्टीमेट के आधार पर मार्च 2020 में टोटल नंबर जो बेनिफिशियरीज हैं जनधन स्कीम के, वो 380 मिलियन से भी ज्यादा बताए गए हैं, राइट। इसके अलावा और दूसरा क्या था हमारे इनिशिएटिव इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू डिजिटल इंक्लूजन को हमने बढ़ाया, फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपेंड किया रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इनिशिएटिव लिए जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन गांव क्षेत्र में जो है वो प्रमोट किया जा सके। जैसे कि इन्होंने बैंक की ब्रांचेस रिमोट एरियाज पर, ऐसे एरियाज पर जहां पर पहुंच थोड़ी सी मतलब मुश्किल होती है, यानी कि कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल होती है, यानी कि दूर दराज के जो एरिया होते हैं, रिमोट एरियाज, तो वहां पे बैंक की ब्रांचेस खुलवा दी। किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको बैंक के साथ लिंक कर दिया, जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो लोन मिल सके, क्रेडिट मिल सके, राइट। इसमें ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, एटीएम, उसको बढ़ा दिया, उसके नंबर को बढ़ा दिया। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल जो बैंकिंग का है उसको स्टैब्लिश कर दिया, राइट। इसके अलावा पीआईडीएफ स्कीम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लाई गई, और सिक्योरली डिजिटल पेमेंट हो सके उसको प्रमोट करने के लिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो एनपीसीआई, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इनिशिएटिव है, राइट, डिजिटल पेमेंट का, तो इसको सिक्योर बनाया जा सके,
जैसे पहले हुआ करता था उसके कंपैरिजन में और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो वो उस पर काम हुआ। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, तो लोग बाग जो है वो माइक्रो एटीएम का उपयोग करके किसी भी समय कहीं भी किसी भी जगह पर आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। मतलब किसी भी एटीएम पर अपने आधार को जो है वो टाइप करके अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। मतलब आधार नंबर के थ्रू पैसे वगैरह भी जो है वो निकाल सकते हैं या पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पाई। यूएसएसडी के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा जैसे हम लोग बोलते हैं, कि लोग जो है वो बिना इंटरनेट के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो वो इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू पॉसिबल हो पाया, यूएसएसडी सर्विसेज के थ्रू पॉसिबल हो पाया। इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो खतरा होता है फ्रॉड वगैरह का, तो लोग जो है वो बिना इंटरनेट के थ्रू यूएसएसडी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वो बैंक के जो कस्टमर केयर जो नंबर होते हैं, जो भी नंबर हम लोग को देखने को मिलता है, उस पर कॉल करके मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज जो है वो उपयोग कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। कि लोग जो है वो मतलब डिजिटल लिटरेसी जो है वो लोग गेन कर सकें, राइट। पता लग सके उनको कि जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है जो डिजिटल ऑपरेट होते हैं, राइट, कि कैसे उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, ये सब चीजें, और किन चीजों पर अवेयरनेस रखनी है, किन चीजों पर ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन करते समय। तो उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आरबीआई का हमें देखने को मिला था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी किसका है, आरबीआई का, आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव ये था प्रोजेक्ट का कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जनरल बैंकिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराने टारगेटेड ग्रुप को। इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी थे मौजूद, वुमेन भी थी, गांव क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के गरीब लोग मौजूद थे, राइट। डिफेंस पर्सनल और सीनियर सिटीजन, इनको जो है वो शामिल किया गया था इस सर्विसेज में, इसकी जानकारी देने के लिए। पॉकेट मनी, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अगेन हम लोग को देखने को मिलता है पॉकेट मनी नाम से। ये सेबी का है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, और एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का, जिसका मेन एम ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल के बच्चों में बढ़े, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के नाम आपको याद होना चाहिए जो कि आप मेंस में भी उपयोग कर सकें और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ अपना लेक्चर फिनिश होता है। आपको बताना चाहूंगा कि एनवायरमेंट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। इसमें पूरे के पूरे जितने भी एनवायरमेंट के टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोग के टॉपिक्स कवर करा रहा हूं। हर एक टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और पूरी एनवायरमेंट की तैयारी करवाऊंगा। ये कोर्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर एनवायरमेंट के क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो हाईली रिकमेंडेड कि ये कोर्स आप ज्वाइन करें। इसमें आपको पीडीएफ मटेरियल भी दिया जा रहा है और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेंस के, और इसके बाद जैसे ही कोर्स खत्म होगा तो आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी पॉलिटी का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा पॉलिटी मैं आपका कवर कराऊंगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। पूरा स्टडी मटेरियल इसमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कोर्स मैं ही बना रहा हूँ पूरे के पूरे आप लोग के लिए, और इसमें मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा इस कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स भी आपके लिए पॉलिटी का अवेलेबल है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, हाईली रिकमेंडेड। अब तो आपके पास अच्छा खासा समय है, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको टारगेट दिए जाते हैं जिन टारगेट को आपको अचीव करना होता है। तो इस टारगेट के अकॉर्डिंग आप, ये सब आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजीज होती हैं, राइट, कि जिसके थ्रू आप अपने कोर्स को जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो, राइट। और इसमें 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, टोटल 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। हर एक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट है, राइट। और इसके अलावा सीसेट में अगर आप कमजोर हो तो उसके भी कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। हिस्ट्री का भी पूरा कोर्स अवेलेबल है, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी आपको कवर करवाई जा रही है। और सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और कोर्सेज को कैसे ज्वाइन करना है, तो 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के कोर्स के लिए आप हिस्ट्री कोर्स लिख दें और इस नंबर पर फॉरवर्ड कर दें तो आपको मैं जैसे कि लिंक जो होती है डेमो लिंक्स, यानी कि लेक्चर्स के डेमो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और एनरोलमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आप एनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में, इस प्रोग्राम में। एंड गाइस, करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज आप लोग के लिए अवेलेबल है। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको दी जाती है, हैंडआउट नोट्स आपको दिए जाते हैं इसमें, यानी कि आपको बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ ये पेड पैकेज को ज्वाइन करें, आपके लिए पूरे नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है, राइट। डेली रिवीजन करना है आपको। वीक के एंड में मैं आपको वीकली कंपाइलेशन देता हूं जिसमें कि आपको सेकंड टाइम रिवीजन करना होता है, वीकली रिवीजन, और फिर मैं आपको मंथली मैगजीन भी देता हूं। ये पूरे चीज की फीस है, यानी कि इस पूरी फैसिलिटी की फीस मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की है। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं।